बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है माइक्रो फिल्म प्लान इमरान सीरीज। दरवाज़ा एक धमाके से खुला और सुलेमान दंदनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सर, अब बार बार मुझे चाय गर्म नहीं होती, सुलेमान ने नाश्ते का ट्रे मेज़ पर रखते हुए तेज लहजे में कहा। इमरान ने होनको की तरह अपने सुलेमान की तरफ देखा, फिर उसके लब हिले। तुमसे किसने कहा है बार बार चाय गर्म करने को? आखिर आप नाश्ता ही कर क्यों नहीं लेते? सुलेमान ने उकताहट भरे लहजे में कहा। ओ नाश्ता तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इमरान ने बुखलाहट भरे लहजे में कहा। तो क्या मुझे डोल पीटना चाहिए था? सुलेमान ने पटाख से जवाब दिया। इस तरह एक बार फिर तुम्हारे मोरूसी पेशे की याद ताज़ा हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आपके ख्याल में हमारे आबा व अजदाद का ताल्लुक भांडा मिरासियों से रहा है क्या? सुलेमान ने आंखें निकाली। रिहर्सल तो तुम यहाँ कभी कभी कर ही लेते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए साहब, आप मुझ तक ही रहिए, मेरे बुजुर्गों को निशाना ना बनाए, सुलेमान कराया। अच्छा बाबा, कर लेता हूँ नाश्ता, काट खाने को क्यों दौड़ रही हो? इमरान ने अखबार एक तरफ फेंकते हुए नाश्ते की मेज़ पर झुकते हुए कहा। क्या मतलब? सुलेमान चिल्लाया। क्या आपने मुझे भौंकने वाला समझ रखा है? सुलेमान ने आंखें निकाली। तुम्हारा मतलब है डॉग, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए सर, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, सुलेमान ने इमरान को घूरते हुए कहा। इमरान ने चाय का कप बनाते हुए जवाब दिया। फिर जो ही उसने कप होठों से लगाया, अपनी जगह पर उछल पड़ा। वाह, क्या खूब जमाना आ गया है कि अब नाश्ते में डबल रोटी के साथ शरबत मिलने लगा है, इमरान ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? सुलेमान की लहजे में हैरत नजर आई। ये आपको शरबत नजर आ रहा है तो और क्या है प्यारे? इमरान ने आंखें दबाते हुए पूछा। देखिए सर, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, सुलेमान गुस्से से जला उठा। जनाब, तौहीन तो उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो, और तुम तो। इमरान ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया, और ये सुनते ही सुलेमान का पारा सातवें आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचा। सुन लीजिए साहब, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता, सुलेमान भी धमकी देता हुआ दरवाजे की तरफ पलटा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, इमरान ने हाँक लगाई। क्या मतलब है आपका? सुलेमान ने तेवरियां चढ़ाई। कुछ नहीं, बस ये जरा चाय गर्म कर दो। जरा क्यों, पूरी ही गर्म किए देता हूँ, सुलेमान ने गुस्से से जवाब दिया। अरे प्यारे, तुम तो नाराज हो गई हो। सुनो, मेरे कोट की जेब में एक लिफाफा पड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इमरान ने कनखनी निगाहों से सुलेमान की तरफ देखते हुए कहा। और ये सुनते ही सुलेमान इमरान के कोट की तरफ लपका। ठीक है सर, मैं चाय गर्म किए देता हूँ, मगर याद रखे फिर दोबारा आपको गर्म चाय नहीं मिलेगी, सुलेमान ने कोट की जेब से लिफाफा निकालते हुए कहा। ये देखकर इमरान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ये सब लिफाफे का कमाल है, इमरान गुनगुनाया। क्या आप मुझे भिखारी समझते हैं? सुलेमान ने फिर आंखें निकाली। लगते तो नहीं हो, मगर। इमरान ने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। ये सुनते ही सुलेमान ने कहरुलूद निगाहों से इमरान की तरफ देखते हुए नाश्ते का ट्रे उठाया और पैर पटकता हुआ किचन की तरफ चला गया। सुलेमान के जाते ही इमरान ने दोबारा अखबार संभाली और मुताले में मसरूफ हो गया। फिर अचानक हैरत से उसकी आंखें फैलती चली गईं। ओ, ये कैसे हो गया? वो ज़ेरिला बड़बड़ाता हुआ अपनी जगह पर उछल पड़ा। फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपने हवास काबू की और नहायत बारीक बीनी से अखबार का मुताला शुरू कर दिया। हर लम्हा उसकी हैरत की तहे और तबीस होती चली गई और आंखों में एक अजीब सी उलझन तैरने लगी। इतने में सुलेमान नाश्ते का ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ। लीजिए सर, अब नाश्ता तैयार है, मगर इमरान तो अखबार के मुताले में गर्क था। खबर पढ़ने के बाद उसने अखबार एक तरफ रखा और सोफे की पुश से सर ढकाकर आंखें मूंद ली। उसकी खोपड़ी में बोंचाल आया हुआ था। ये सब कुछ कैसे हो गया? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी और चेहरे पर सख्ती के आसार थे। सर, अगर नाश्ता करना है तो सीधी तरह कर ले, वरना मैं बर्तन उठा रहा हूँ, सुलेमान ने तेज लहजे में कहा। जवाब में इमरान ने आहिस्ता से आंखें खोली। सुलेमान इमरान की अकाबी नजरें देखकर सहम गया। मान फोन की घंटी चला उठी। सुलेमान जल्दी से फोन की तरफ लपका और फोन उठाकर इमरान के पास ले आया। इमरान ने झपट कर रिसीवर उठाया। संजीदगी के मुंह पर एक तमांचा। इमरान ने एकदम गैर संजीदा होते हुए कहा। इमरान, मैं सर सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की भारी और पुररोब आवाज सुनाई दी। ये सर, इमरान ने बुखलाते हुए जवाब दिया। तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा, सर सुल्तान की आवाज आई। क्यों, क्या कहीं बंदरिया का तमाशा दिखाया जा रहा है क्या, या किसी भैंस के सींग निकल आए हैं? इमरान ने पटरी से उतरते हुए पूछा। प्लीज इमरान, संजीदगी इख्तियार किया करो, ये मुल्क और कौम की सलामती का मामला है, सर सुल्तान की तेज आवाज गूंजी। क्या मतलब? इमरान ने हैरत से उछलते हुए पूछा, हालांकि उसने सारी अखबार तफसील में पढ़ ली थी। इमरान, मुझे अभी चीफ मिलिट्री इंटेलिजेंस की तवज्जो से इत्तला मिली है कि पाकिस्तान की फाइल D13 की कुछ फोटोग्राफ तैयार की गई हैं। इस सिलसिले में सेंट्रल इंटेलिजेंस ने गैर मुल्की मिकालों को हिरासत में लिया था, मगर कल वो मुजरिम उनकी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया है और वो फाइल मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहम है। ये सर, मुझे मालूम है, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, बल्कि हौसला ना रखें। इमरान फिर अपनी पटरी से उतरते हुए बोला, मगर शायद दूसरी तरफ से रिसीवर क्रडल पर रखा जा चुका था। लाइन भी जान थे, इमरान ने भी रिसीवर क्रडल पर रखा और इसने सोफे से उठकर अपने बेडरूम की तरफ छलांग लगा दी। सुलेमान जो करीब खड़ा सारी गुफ्तगू सुन चुका था, इमरान को यूं भागते हुए देखकर बोला, सर नाश्ता तो करते जाइए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो मुझसे मिल लीजिए, मेरे पास वक्त ही वक्त है। सुलेमान ने मुंह बसोरते हुए कहा,
नाश्ता तुम कर लो। इमरान ने बेडरूम से हाँक लगाई। मगर सर मैं तो सुबह से अब तक 3 मरतबा नाश्ता कर चुका हूँ। सुलेमान ने मुसम्मी सूरत बनाकर जवाब दिया। वो बेचारा भी अपनी जगह पर सच्चा था। वो सुबह से 4 मरतबा इमरान के लिए नाश्ता तैयार कर चुका था और 3 मरतबा नाश्ता ठंडा हो जाने पर उसे ही जहरहान करना पड़ा था और अब चौथी मरतबा भी नाश्ता उसे ही करना था। कुछ देर बाद इमरान बेडरूम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर बदहवासी और हमाकत के बादल तैर रहे थे। सर वो नाश्ता हाँ तुम कर लो। इमरान ने सुलेमान की पूरी बात सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। मगर सर अब मजीद गुंजाइश नहीं। सुलेमान की हालत काबिल दीद थी। तो हैरात कर दो। इमरान ने फ्लैट से बाहर निकलते हुए जवाब दिया। मगर सर ये नाश्ते का टाइम नहीं है। बेकारी भी लंच की हैरात मांगेगा। मगर इमरान उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बाहर आ गया था। अब उसका रुख अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ था। दूसरे ही लम्हे वो कार में सवार जीरो पैलेस की तरफ उड़ा जा रहा था। कार की स्पीड इंतहाई हद तक तेज बल्कि खतरनाक थी। स्पीडोमीटर की सुई तेजी से रक्स में मसरूफ थी। कुछ ही देर बाद इमरान की स्पोर्ट्स कार दानिश मंजिल के दियोहैकल गेट के करीब जा रुकी। उसी लम्हे जीरो पैलेस का ऑटोमेटिक गेट खुला और लेफ्टिनेंट इमरान अपनी कार अंदर लेता चला गया। फिर उसने कंपाउंड में कार रोकी और एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। ब्लैक जीरो ऑपरेशन रूम में उसका मुंतजिर था। ब्लैक जीरो ने इमरान को देखते ही कहा, शुक्र है खुदा का कि तुम आ गए। इमरान कंधे झुकाता हुआ कुर्सी पर दराज हो गया। मिकालू का फरार हमारे लिए तशवीशनाक साबित हो सकता है। अगर मिकालू को फौरन गिरफ्तार करके उसे फिल्म हासिल ना की गई तो ये पाकिशा के हक में नुकसानदेह साबित होगा। ब्लैक जीरो का लहजा जज्बाती होता चला गया। ब्लैक जीरो अपने जज्बात को काबू में रखो। ऐसे पेचीदा मसाइल तो यूं जज्बात में आने से नहीं सुलझते बल्कि इस तरह तो मजीद उलझ जाते हैं। इमरान ने ब्लैक जीरो की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी टटरा उठी। इमरान ने लपक कर रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सर सुल्तान थे। सर सुल्तान स्पीकिंग। यस इमरान अटेंडिंग। इमरान ने हमाकत से जवाब दिया। और इमरान बेटे तुम? सर सुल्तान ने लंबा सांस खींचते हुए कहा, तो आपके ख्याल में इमरान का भूत होना चाहिए। इमरान ने हमाकत से आंखें झपकते हुए मुस्कुराना अंदाज में कहा। इमरान मजाक का वक्त नहीं है। इस वक्त पाकिशिया शदीद खतरे से दो चार है। सर सुल्तान की आवाज़ कुएं से आती हुई महसूस हुई। सर मुझे इसका एहसास है। इमरान ने कहा, तुम फौरन एक्शन में आ जाओ जितनी जल्दी भी मुमकिन हो। मुजरिम और फाइल दोनों तुम्हारी तहवील में होने चाहिए। सर सुल्तान ने जोशीले लहजे में कहा, इस तरह जोश में आने से काम बिगड़ सकता है। आपको तो मालूम है कि इमरान जोश की बजाय होश से काम करता है। बहरहाल 12 घंटे के अंदर फाइल और मुजरिम दोनों आपके सामने होंगे। इमरान बेटे तुम वाकई अजीम हो। सर सुल्तान ने इस मरतबा प्यार से भरपूर लहजे में कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कमर्शियल स्क्वायर पर बंदरिया का तमाशा दिखाकर लोगों से पैसे बटोरूंगा। इमरान ने आंखें मूंदते हुए जवाब दिया। प्लीज़ इमरान बेटे संजीदगी इख्तियार करो। सर सुल्तान का लहजा इख्तिजाजिया था। बेटे अगर जल्दी फाइल और मुजरिमों का सुराग ना मिला तो मुल्क में कयामत आ जाएगी और तुम इसका अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हो। ठीक है मैं फिलफोर एक्शन में आ जाता हूँ। ये कहकर इमरान ने सिलसिला मुनक़िता कर दिया। ताहिर मैं कमर्शियल स्क्वायर जा रहा हूँ। अगर कोई खास बात हो तो फ्रिक्वेंसी 31 पर मुझसे रब्ता कायम कर लेना। और हाँ जूली और सफदर को होटल अल्फ्रेडो भेज दो। ये कहकर इमरान ऑपरेशन रूम से बाहर आ गया। अब उसका रुख कंपाउंड की तरफ था। जल्द ही वो अपनी स्पोर्ट्स कार में सवार कमर्शियल स्क्वायर की तरफ जा रहा था। अचानक इमरान को शदीद खतरे का एहसास हुआ। फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और इमरान की कार के परहचे उड़ गए। कमरे में इस वक्त मिकालो के अलावा 2 गैर मुल्की मौजूद थे। दोनों मुल्कियों के चेहरे काफ़ी हद तक खौफनाक थे। मिकालो अब तुम फिल्म हमारे हवाले कर दो। इस फिल्म के हम तुम्हें $1,00,000 देने को तैयार हैं। इससे ज़्यादा हम तुम्हें 1 सेंट भी नहीं दे सकते। उनमें से एक गैर मुल्की ने तेज़ लहजे में मिकालो से कहा, मेरा अब भी वही जवाब है। मैं इस फिल्म के $5,00,000 से कम नहीं लूँगा। मिकालो ने ठोस लहजे में जवाब दिया। देखो मिकालो हमने तुम्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कैद से रहा करा दिया है। अब अगर हम एक्शन में ना आते तो यकीनन अब तक तुम उनकी कैद में होते और फिर बहुत जल्द तुम्हें मौत की सजा दे दी जाती है। गैर मुल्की ने इस मरतबा नरम लहजे में कहा। जेफर मेरा भी वही जवाब है। अगर तुम्हें वो फिल्म चाहिए तो ये $5,00,000 मैं दे सकता हूँ, वरना ये सौदा रजिशिया से भी किया जा सकता है। मिकालो का लहजा तेज था। ऑल राइट मिस्टर मिकालो, हम तुम्हें $5,00,000 देने को तैयार हैं। फिल्म का पता बता दो, हमारे आदमी वहाँ जाकर फिल्म हासिल कर लेंगे। फिर तुम्हें $5,00,000 अदा करके यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। जेफर ने मिकालो की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर जेफर, मिकालो इतना बेवकूफ़ नहीं जितना तुम समझते हो कि इस तरह फिल्म भी मिल जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे और फिर सबसे बात के मिकालो का कांटा भी निकल जाएगा। मिकालो ने नहाय सख्त लहजे में कहा। नो मिस्टर मिकालो, ये महज तुम्हारे लिए नहीं है, हमें तो सिर्फ फिल्म चाहिए। जेफर ने आंखें चुराते हुए जवाब दिया। मिस्टर मिकालो, आखिर तुमको हम पर इत्माद करना होगा। तुम किसी और से भी तो सौदा करोगे तो भी तुम्हें यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। जेफर के साथ ही शेरार ने मुस्कुराते हुए मिकालो से कहा। हाँ तुम ठीक कहते हो मिस्टर शेरार, मैं मजबूर हूँ। मैं किसी और पर तो इतबार कर सकता हूँ मगर तुम पर नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर तुम खुद ही बता दो कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए। जेफर ने शिकस्त खोरदा लहजे में पूछा। जेफर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें फिल्म दिखा दूंगा, फिर तुम शेराट को फ़ोन करके पैसे लाने के लिए कहना। मगर याद रहे कि शेराट के पास कोई हथियार ना हो। रकम मिलते ही मैं फिल्म तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कहो मंजूर है, मिकालो ने आयराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मंजूर है, जेफर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर जेफर शेराट से मुखातिब हुआ।
मिस्टर शेरार, तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। ओके मिस्टर जैफर, शेरार ने जवाब दिया। फिर चलते हुए बिल्डिंग से बाहर आ गए और ब्लू फॉक्सी कार में सवार होकर कमर्शियल स्क्वायर की तरफ रवाना हो गए। ब्लू फॉक्सी तेजी से कमर्शियल स्क्वायर की तरफ बढ़ रही थी। मिकालो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। अचानक मिकालो की नज़र मुखालिफ सिम से आती हुई एक स्पोर्ट्स कार पर पड़ी और इसके साथ ही मिकालो का चेहरा तन गया। लेफ्टिनेंट इमरान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने दांत खिचखिचाते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? मिकाले जैफरी के लहजे में हैरत दर आई। मिस्टर जैफर, तुम नहीं जानते, जब मिकालो अपने दुश्मन को देख लेता है तो वो गुस्से से दीवाना हो जाता है। ये कहते हुए मिकालो ने डैशबोर्ड पर एक बटन प्रेस किया। उसके साथ ही डैशबोर्ड में एक खाना नमूदार हुआ। मिकालो ने खाने में हाथ डालकर एक छोटा सा प्लास्टिक बम निकाला। फिर उसने बला की पूर्ति से प्लास्टिक बम लेफ्टिनेंट इमरान की कार की तरफ उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे खौफनाक धमाका हुआ और लेफ्टिनेंट इमरान की कार के परहजे उड़ गए और ये देखकर मिकालो के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। मिकालो अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता, मिकालो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। कुछ ही देर बाद मिकालो की कार एक कोठी में दाखिल हो गई। कार रुकते ही मिकालो कार से बाहर आया। चलो मिस्टर जैफर, तुम भी कार से बाहर आ जाओ, उसने तहकुमाना लहजे में जैफर से कहा और मिस्टर जैफर भी कार से बाहर आ गया। फिर दोनों जल्दी से कोठी में दाखिल हुए। हेलो बॉस, कोठी में मौजूद गैर मुल्की जल्दी से मिकालो की तरफ बढ़े। कैसे हो जैरी जॉन? मिकालो ने मुस्कुराते हुए दोनों से पूछा। बॉस, भला आपकी कमान में हमें क्या तकलीफ हो सकती है? दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया। इतने में मिकालो और जैफर दोनों सोफे पर बैठ चुके थे। जैरी जाम, पहले मिस्टर जैफर की तलाशी लो, फिर एक टेलीफोन लाकर इस टेबल पर रख दो। ओके बॉस, ये कहकर जैरी और जाम जैफर की तरफ बढ़े। मिस्टर मिकालो, ये सब क्या है? आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मिस्टर जैफर, अगर आपके पास कोई हथियार नहीं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। जैफर ने कंधे उचकाए। जाम और जैरी जैफर की तलाशी लेने के बाद पीछे हट गए। जाम, तुम एक टेलीफोन सेट उठाकर लेकर आओ और जैरी तुम सेफ नंबर 31 से प्रोजेक्ट फिल्म रोल निकाल लाओ। ओके बॉस, ये कहकर जाम और जैरी कमरे से निकल गए। कुछ देर बाद दोनों कमरे में दाखिल हुए। जैरी के हाथ में प्रोजेक्ट फिल्म रोल थी जबकि जाम ने टेलीफोन सेट उठा रखा था। जाम ने फोन मेज पर रख दिया, फिर कंधे से स्टेन गन उतार कर पकड़ी। इतने में जैरी भी फिल्म रोल मिकालो को दे चुका था। फिर उसने भी स्टेन गन कंधे से उतार कर हाथ पे पकड़ ली। मिस्टर जैफर, ये है वो फिल्म रोल। मिकालो ने फिल्म रोल जैफर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जैफर ने पलक झपकते ही फिल्म मिकालो से छीन ली। फिर उलट पलट कर उसे गौरबीन निगाहों से देखने लगा। मिस्टर मिकालो, आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? जैफर ने नर्म लहजे में पूछा। मिस्टर जैफर, मिकालो अपने धंधे में बेईमानी को जगह नहीं देता। तुम रकम अदा करने से पहले फिल्म डेवलप करके देख सकते हो। ऑल राइट मिस्टर मिकालो, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये फिल्म जाली है। क्या? मिकालो हैरत की जाते से चला उठा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मिकालो, अगर ये फिल्म ओरिजिनल होती तो तुम खुद ही इसे डेवलप करके देखते कि फिल्म एक्सपोज भी हुई है या नहीं। जैफर का अंदाज तंजिया था। मिस्टर जैफर, मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ। वाकई ये फिल्म असली नहीं है। मुझे खदशा था कि तुम इसे कोई चाल चलने की कोशिश करोगे, इसीलिए फिलहाल तुम्हारे सामने असली फिल्म नहीं लाई गई। अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करोगे, इसलिए अब तुम्हें असली फिल्म दिखानी ही पड़ेगी। ये कहकर मिकालो ने अपने सामने पड़ी मेज़ की सामने की टांग को 3 मरतबा मखसूस अंदाज में दबाया। इसके साथ ही मेज़ की टांग में खाना नमूदार हुआ। मिकालो ने अपने दोनों उंगलियों की मदद से खाने में से फ्यूजी फिल्म के नेगेटिव निकाले। असल फिल्म ये है मिस्टर जैफर, मिकालो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप हर तरह से तसल्ली कर सकते हैं। जैफर मिकालो के हाथ से फिल्म लेकर देखने लगा, फिर उसकी लब हिले। गुड मिस्टर मिकालो, गुड शो, मैं तसल्ली कर चुका हूँ, ये ओरिजिनल फिल्म है। फिर जैफर ने फ़ोन अपनी तरफ खिसका कर नंबर डायल किया। हेलो मिस्टर शेरार, मैं जैफर बोल रहा हूँ। मैंने फिल्म चेक कर ली है। तुम 10 लाख रुपए लेकर मलेर कॉलोनी की कोठी नंबर 310 में आ जाओ। ये कहकर जैफर ने रिसीवर को क्रडल पर रख दिया और शेरार का इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हों बाद पूरी कोठी गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही मिकालो और जैफर भी चौंक उठे। जेरी, बाहर जाकर देखो ये फायरिंग कैसी है, मिकालो ने चौंकते हुए कहा। जेरी फौरन कमरे से बाहर निकल गया। फिर दूसरे ही लम्हे वो बुखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। बास, नामालूम दुश्मनों ने कोठी पर रेड कर दिया है। ये बहुत बुरा हुआ। मिकालो के चेहरे पर खून के साए फैल गए। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और दोनों कापों स्टेन करने लिए कमरे में दाखिल हो गए। इससे पहले के कमरे में मौजूद अफराद संभलते। स्टेन गनों से तरतराती हुई गोलियां उनकी तरफ लपकी और कमरा चीखों से गूंज उठा। वो चारों लहराते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों स्टेन गन बरदार जल्दी से मिकालो की लाश पर झुके और उनके नीचे दबे हुए नेगेटिव उठाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, उनमें से एक नकाबपोश ने धीमे लहजे में कहा। फिर वो दोनों जल्दी से पलटे और कमरे से बाहर निकल गए। अब उनके सामने एक लंबी सी कॉरिडोर थी। दोनों कॉरिडोर में दौड़ते चले गए। अचानक एक फायर की आवाज़ गूंजी। उनमें से एक नकाबपोश चलाता हुआ नीचे गिर पड़ा। दूसरा नकाबपोश उछलकर एक स्टोन की आड़ में हो गया। खतरे का एहसास बेदार होते ही इमरान ने एक झटके से कार का दरवाजा खुला और बड़ी होशियारी से बाहर कूद गया। ठीक उसी लम्हे खौफनाक धमाका हुआ और इमरान की कार टुकड़ों में बट कर रह गई। चंद लम्हे तो इमरान बुत बना ये मंजर देखता रहा। फिर अचानक उसका जहन बेदार हुआ। उसने सड़क पर नजर दौड़ाई। एक स्याह मेमोसन कार तेजी से उसके कार के मलबे के करीब से गुजर गई। इमरान ने जहन में इस कार के नंबर नोट किए। फिर वो टैक्सी लेकर कमर्शियल स्क्वायर की तरफ रवाना हो गया। उसका जहन उलझा हुआ था। क्या मुजरिम उसकी ताक में थे? ये वो सवाल था जो इमरान को परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी एक झटके से रुक गई। इमरान ने टैक्सी से उतरकर किराया अदा किया। फिर वो टहलने के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। फिर वो टैक्सी की नजरों से ओझल होते ही कोठी की तरफ लपका। कोठी का गेट खुला हुआ था।
इमरान बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। पूरी कोठी खाली थी। ये बात इमरान के लिए तशवीशनाक थी। फिर जो ही वो कोठी के कॉरिडोर में पहुंचा, उसे सामने से दो नकाबपोश आते हुए दिखाई दिए। इमरान ने फिलफौर अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और एक नकाबपोश पर फायर झोंक दिया। दूसरे ही लम्हे नकाबपोश चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। दूसरा नकाबपोश एक स्टोन की आड़ में हो चुका था। मुखालिफ सिम से इमरान पर फायर हुआ और गोली इमरान के बाजू को छूती हुई गुजर गई। इमरान के हलक से सस्कारी सी निकली और इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। इमरान ने सर को एक झटका दिया। फिर वो अपना रिवॉल्वर लिए एहतियात से आगे बढ़ने लगा। फिर इमरान ने ताक कर गोली चलाई, मगर उसका निशाना हता हो गया। इमरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक एक रिवॉल्वर उड़ता हुआ आया। उससे पहले कि इमरान संभलता, रिवॉल्वर इमरान की खोपड़ी से टकराया। इमरान ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया और वो लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा और उसका जिस्म साकत हो गया। नकाबपोश इस वाक़े से फ़ायदा उठाते हुए स्टोन की ओर से निकला और भागता हुआ कोठी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद इमरान होश में आ गया। उसने कसमसाते हुए आंखें खोली। उसके जहन में बीते हुए वाक़यात गर्दिश करने लगे। वो नकाबपोश कौन था, ये सोचते ही वो बड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर वो कॉरिडोर फांगता हुए कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही वो अपनी जगह पर उछल पड़ा। कमरे में 4 अदद लाशें औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उनमें से एक मिकालो की लाश थी। वो तो गोया मुशरिक मिकालो को हला करके उनसे फिल्म हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अब यहाँ रुकना बेकार था। चुनाचे वो वापस जाने के लिए पलटा। उसी लम्हे उसकी कलाई पर ज़रबें पड़ी। उसने चौंक कर अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखा। ब्लैक ज़ीरो की कॉल थी। उसने घड़ी का विंड बटन खींचकर अपनी कलाई मुंह के करीब की। हेलो हेलो इमरान साहब, ताहिर कॉलिंग। यस ताहिर। इमरान अटेंडिंग को हो गया, बात है ओवर। इमरान साहब, सफदर की तरफ से कॉल मसूल हुई है कि 2 लंबे कद के आदमी होटल एफ फ्राइडे से निकल कर कहीं गए हैं। फिर 1 घंटे के बाद उनमें से एक आदमी की वापसी हुई। वो आदमी काफी बुखलाया हुआ था। इस वक्त वो होटल एफ फ्राइडे में मौजूद है। ओवर, मैंने पैगाम नोट कर लिया है। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहकर सिलसिला मुनक़िता कर दिया। पर वो दौड़ता हुआ कोठी से बाहर आ गया। जरूर वो वही नकाबपोश होगा। मुझे फास्ट एक्शन लेना चाहिए, वरना मुजरिम कोई और खतरनाक कदम भी उठा सकते हैं। बाहर आकर इमरान ने टैक्सी के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ दूर बाद उसे एक टैक्सी मिल गई। इमरान ने ड्राइवर को होटल एफ्रॉड चलने के लिए कहा और सीट की पुश से सर टिकाकर आंखें मूंद कर बैठ गया। उसका जहन उलझा हुआ था। मुजरिम हर कदम पर उसे चोट पर चोट दे रहा था। कुछ देर बाद टैक्सी होटल एफ्राडे के कंपाउंड में जा रुकी। इमरान टैक्सी का बिल अदा करने के बाद होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। हेलो इमरान साहब, सफदर ने इमरान के करीब से गुजरते हुए कहा। हेलो सफदर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो दोनों होटल एफ्राडे में दाखिल हो गए। जूलिया उन्हें देखती ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। पहली मंजिल, कमरा नंबर 17। जूलिया उनके करीब से गुजरती हुई धीरे से गुनगुनाई। सफदर और इमरान तेजी से जीने की तरफ बढ़े और जीना बोल करके पहली मंजिल पर पहुंच गए। कमरा नंबर 17 तलाश करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सफदर, होशियार रहना, मैं दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। ये कहकर इमरान ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। 1 मिनट के वक्फे के बाद दरवाजा खुला और एक रूबरू नौजवान की शक्ल दिखाई दी। उसके चेहरे पर घबराहट तारी थी। दरवाजा खुलते ही इमरान नौजवान को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इमरान के साथ सफदर भी कमरे में दाखिल हो चुका था। तुम कौन हो? नौजवान ने हकलाते हुए पूछा। वो फिल्म कहाँ है जो तुम मिकालो को कत्ल करके वहाँ से लेकर आए हो? इमरान ने कराते हुए पूछा। फिल्म? कैसी फिल्म? मैं मिकालो को नहीं जानता, नौजवान ने बुखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। मिस्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। इस मरतबा इमरान ने तेज लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम किस फिल्म की बात कर रहे हो, नौजवान ने थूक निकलते हुए कहा। खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये सुनकर इमरान ने अपना हाथ घुमाया। कमरे में तड़ाक की आवाज़ गूंजी और नौजवान उछलता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब इमरान को इल्जाम अदायक किए बगैर नौजवान भर चुका और उसे गिरबान से पकड़कर उठाते हुए उसकी पेट में घोंसा दे मारा। नौजवान के हलक से कराह से निकली और वो तकलीफ से दोहरा होता चला गया। बताओ वो फिल्म कहाँ है? इमरान के लहजे में दरिंदगी उमड़ आई। वो फिल्म शेरान। नौजवान के हलक से अभी यही अल्फाज निकले थे कि कमरे में एक धमाके की आवाज़ गूंजी और नौजवान की खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। इमरान और सफदर छलांग लगाकर जल्दी से सोफे की ओट में हो गए। कितने ही लम्हे बीत गए मगर मजीद कोई फायर न हुआ। इमरान रेंगता हुआ सोफे की ओर से निकला। इमरान ने सफदर को भी पीछे आने का इशारा किया। कमरे में नौजवान की लाश पड़ी हुई थी। दोनों ने एक उचटती सी नज़र उस पर डाली और तेजी के साथ कमरे से निकलते चले गए। सफदर, जल्दी से निकल चलो, इमरान ने कराते हुए कहा। फिर वो दोनों भागते हुए जीना उतरकर हाल में पहुंच गए। लोग हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। दोनों तेजी से बाहर निकले। बाहर सफदर की मोटरसाइकिल मौजूद थी, जबकि जूलिया का दूर दूर तक पता नहीं था। इमरान ने मोटरसाइकिल पर सवार होते ही किक मारी। इतने में सफदर पीछे बैठ चुका था। मोटरसाइकिल तूफान की तरह आगे बढ़ी और इमरान उसे भगाता हुआ होटल एफ्राड से दूर होता चला गया। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी। मेज़ के पीछे एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उसने मोटे शीशों की ऐनक पहन रखी थी। उसके बाल मैले और उलझे हुए थे, कपड़े भी मैले और सिले हुए थे। वो कोई बूढ़ा सा दुकानदार लग रहा था। उसके हाथ में एक डिब्बा था। डिब्बे के कोने में एरियल नुमा रॉड लगा हुआ था। बूढ़े की आंखों में हल्की सी तशवीश रखसा थी। चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे। फिर दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़ा। डिब्बे से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकली थी। इसके साथ ही डिब्बे पर एक सोर्स पल्स पार्क करने लगा। अब बूढ़ा पूरी तरह डिब्बे की तरफ मुतवज्जे हो गया तो उसने डिब्बे के कोने पर अपने अंगूठे का दबाव डाला। दूसरे ही लम्हे कैसेट की आवाज़ बंद हो गई। हेलो सिल्वर स्टार, ओवर। ये सिल्वर स्टार स्पीकिंग ओवर।
बूढ़े ने बड़े वक़ार से जवाब दिया, नंबर 7 स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड, नंबर 3 ख़त्म हो गया है। फ़राड ने उसे होटल एफराड में ख़त्म कर दिया है। गुड, मुझे पहले ही यकीन था कि इमरान नंबर 3 तक पहुंच जाएगा। क्या नंबर 3 इमरान को कुछ बता सका? बूढ़े ने उसे तशवीशज़दा लहजे में पूछा। नो सर, उसे बताने से पहले ही हलाक कर दिया गया था। नंबर 3 गद्दारी पर उतर आया था। अभी उसने शेरा ही कहा था कि गोली उसका भेजा उड़ाती हुई गुजर गई। आपको तो मालूम है कि हमारे गैंग में गद्दारी की सज़ा मौत है। ओवर दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, तुम वहाँ से हट जाओ। ओल्ड फॉक्स ज़रूर तहकीकात करेंगे। अब हमारे किसी आदमी को सामने नहीं आना चाहिए। ओवर, बूढ़े ने तहम्मुल से कहा। ओके बॉस। ओवर दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, बूढ़े ने सिलसिला मुनक़िता किया। अब उसने तवील सांस लेते हुए डिब्बे को मेज़ पर रख दिया। दूसरे ही लम्हे बूढ़ा फिर चौंक पड़ा। डिब्बे से एक बार फिर सीटी की आवाज़ खारिज हुई। बूढ़े ने चौंक कर डिब्बे के कोने पर दबाव डाला। डिब्बे में से आवाज़ उभरी। यस सिल्वर स्टार स्पीकिंग। ओवर, बूढ़े ने कहा। नंबर 2 स्पीकिंग बॉस। फिल्म मुझ तक पहुंच चुकी है। हम कामयाब हो गए हैं। मेरा ख्याल है ये असल फिल्म है। फिल्म डेवलप शुदा है, साथ ही एक छोटी सी माइक्रो फिल्म भी है। नंबर 2 ने जवाब दिया। ओह गुड न्यूज़, तुम फिल्म लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, बूढ़े की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। एक अजीब तरह का सुकून उसके चेहरे पर फैल गया था। ब्लू स्टार बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के आसार नुमाया थे। कभी वो होंठों को दांतों से काटता, वो पागलों की तरह कमरे में गश्त कर रहा था। फिर अचानक वो टेलीफोन की तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। यस जो फ्यालो स्पीकिंग। सिलसिला मिलते ही दूसरी तरफ से गूंजदार आवाज़ आई। ब्लू स्टार कॉलिंग। पर्स के मुतालिक रिपोर्ट दो। ब्लू स्टार ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। सर, अभी तक तो हमें कोई कामयाबी नहीं हुई। मैंने आदमी काम पर लगा रखे हैं। जो ही कोई इत्तला मिली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही काम हो जाएगा। दूसरी तरफ से जो फ्यालो की आवाज़ सुनाई थी। देखो जो फ्यालो, जितनी जल्दी हो पर्स तलाश करो। मैं नाकामी की इत्तला नहीं सुनना चाहता। ये कहकर उसने रिसीवर रखा। ब्लू स्टार की आंखों से चिंगारियां से निकल रही थी। वो रिसीवर क्रडल पर रखकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। अचानक ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकली। ब्लू स्टार तेजी से ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ा। नंबर 3 स्पीकिंग। ओवर। ट्रांसमीटर से आवाज़ निकली। यस ब्लू स्टार स्पीकिंग। ओवर। ब्लू स्टार के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हो गए, क्योंकि नंबर 3 का सेक्शन मौजूदा मिशन से हटकर था। उसका मिशन सिर्फ मुल्क की रियासत की रिपोर्टें मुहैया करना था। पास मेरे सेक्शन के एक आदमी को एक जेब कतरे से एक फिल्म मिली है, प्लास्टिक की थैली में पैक है, और जेब कतरे ने उसे पाशा कॉलोनी के करीब किसी की जेब से निकाला था। और जेब कतरे ने जो हुलिया बताया है वो आप पर फिट बैठता है। चुनाचे मेरे आदमी ने इस जेब कतरे से वो फिल्म छीन ली है। अब वो फिल्म मेरे पास है। मैंने कॉल इसीलिए की है कि क्या ये मैं मालूम कर सकूं कि वाकई ये मामला आपसे मंसूब है। ओवर। फिल्म का नाम सुनते ही ब्लू स्टार के चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। वो हैरत से नंबर 3 की गुफ्तगू सुन रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो पलक झपकते ही फिल्म अपने कब्जे में कर लेता। बहरहाल फिल्म को सुनकर वो कदरे मुतमईन हो गया। अब उसके चेहरे पर पहले वाले जल्जले के आसार नहीं थे। चेहरे पर एक तरह का इत्मीनान और फतह थी। नंबर 3, तुम वो फिल्म हिफाजत से अपने पास रख लो। वो हम फिल्म है, तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि तुमने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वेरी गुड, तुम्हें इसका नाम मिलेगा और हेडक्वार्टर में तुम्हारी कारकर्दगी की अच्छी ही रिपोर्ट भेजी जाएगी। वेल डन मिस्टर 3, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, ब्लू स्टार ने पुरजोश लहजे में कहा। फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी फैली हुई थी। वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। चंद लम्हों बाद वो अपनी कार में बैठा नंबर 3 के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ा जा रहा था। ब्लैक मैन की जेब से मिलने वाली माइक्रो फिल्म जाली थी। इमरान अपने शिकस्त पर झंझला उठा था। सीक्रेट सर्विस और इंटेलिजेंस में हलचल मची हुई थी। अब तक माइक्रो फिल्म का कोई सुराग नहीं मिल सका था। सर सुल्तान बार पर इमरान से राब्ता कायम करते, मगर इमरान भी अपनी जगह पर बड़ा सटपटा रहा था। अब तो शहर में जगह जगह तहरीबकारी हो रही थी। किसी ना किसी इलाके में कोई बम फटता और रोज़ाना सैकड़ों मासूम शहरी हलाक और जख्मी होते। ओल्ड फॉक्स ने फिल्म की बाजियाबी के लिए शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। हर तरफ खौफ के साए फैले हुए थे। पूरा शहर कब्रिस्तान का माहौल पेश कर रहा था। शहर को फौज के हवाले कर दिया गया था। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर में पूरे एतमाद लहजे में ऐलान किया कि बहुत जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीक्रेट सर्विस मुजरिमों की तलाश में सरगर्दा है। अब मुजरिम बचकर कहीं नहीं जा सकते। लोग इत्मीनान रखे। कैप्टन मंसूर और जूलिया की कार में सवार घूमते फिर रहे तो उनकी तेज नजरें गैर मुल्कियों पर जमी हुई थी, लेकिन अभी तक वो किसी मशकूक आदमी को तलाश नहीं कर सके थे। अपनी नाकामी पर वो बुरी तरह झंझला रहे थे। जूलिया, मेरे ख्याल में हम यूँ शहर में आवारा गर्दी करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमें कुछ मखसूस अड्डों पर जाना होगा। कैप्टन मंसूर ने अपना ख्याल जाहिर किया। जूलिया कार ड्राइव कर रही थी और कैप्टन मंसूर उसके साथ वाले फ्रंट सीट पर बैठा था। मखसूस अड्डे से क्या मुराद, में तुम्हारा मतलब नहीं समझी, जूलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं जानती कि ऐसे क्लबों को जानता हूँ जहाँ पेशेवर किस्म के मुजरिम अक्सर आते जाते रहते हैं। इन क्लबों में गैर मुल्की मुजरिम का भी उठना बैठना है। मेरा ख्याल है हमें इन क्लबों को चेक करना चाहिए, शायद हमें वहाँ कोई क्लू मिल जाए। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कैप्टन मंसूर, जूलिया ने हिदायत की। ठीक है, सबसे पहले हम टेक क्लब चलते हैं। ये कोई बाकायदा क्लब नहीं है, बस एक लाइसेंस याफ्ता जुआ खाना है और यहाँ जराइम पेशा अफराद आते जाते रहते हैं।
ठीक है कैप्टन, चेक करने में कोई हर्ष नहीं है, जूलिया ने कहा। तो फिर एक्सलोर रोड पर कार ले चलें। एमएक्सको रोड पर 7वीं बिल्डिंग है, डे क्लब की इमारत है, कैप्टन मंसूर ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। कार में एमसीको रोड पर डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद कार एमसीको रोड की 7वीं बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। कार के रुकते ही दोनों नीचे उतरे और इमारत के गेट की तरफ बढ़ने लगे। इमारत के गेट पर दो गुंडा शक्ल अफराद पहरा देने में मसरूफ थे। उनके होलस्टरों से रिवॉल्वर लटक रहे थे और चेहरे पर कृतगी के आसार थे। कैप्टन मंसूर को देखते ही दोनों गुंडों ने शनासाई का इजहार किया और मुस्कुराकर जूलिया की तरफ देखने लगे। जूलिया ने भी मुस्कुराकर अपनी आंख दबा दी। कैप्टन मंसूर जूलिया को लेकर इमारत में दाखिल हो गया। क्लब में मुख्तलिफ मेज़ों पर औरतें और मर्द जुआ खेलने में मसरूफ थे। फिजा में सिगरेट के धुएं की बू भी फैली हुई थी। कैप्टन जूलिया को लेकर दाएं तरफ की राहदारी की तरफ चल पड़ा। राहदारी के सामने दो खौफनाक शक्ल के गुंडे खड़े थे। कैप्टन मंसूर जूलिया की हमरा वहां पहुंचे। उन्होंने इनका रास्ता रोक लिया। इधर कहाँ चले जा रही है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हॉल में जाकर बैठी है। उनमें से एक ने कहा, रास्ता तो बनाया जाता है और मेरा ख्याल है कि बन जाना चाहिए, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ आप माफ़ कीजिएगा, आप जा सकते हैं, मगर इन खातून को जाने की इजाज़त नहीं है। अब उनका लहजा नर्म था क्योंकि कैप्टन मंसूर ने अंदर जाने का मखसूस कोड दोहरा दिया था। ये भी मेरे साथ जाएगी, ये मेरी फ्रेंड है, इसे कौन रोक सकता है, कैप्टन मंसूर ने घबराते हुए कहा। सॉरी मिस्टर, आपको अंदर हर किस्म की फ्रेंड मिल जाएगी, इसे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। उनमें से एक ने इंतहाई खुश्क लहजे में जवाब दिया। यार जाने दो टोनी, लौंडिया खूबसूरत है, शायद बास इसे मुस्तकिल ही कोई कमरा अलॉट कर दे और हमारा स्कोप भी बन जाए। दूसरे गुंडे ने हबासत से मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, कैप्टन मंसूर ये सुनते ही हत्थे से उखड़ गया और हाल चटाह की जोरदार आवाज़ से गूंज उठा। कैप्टन मंसूर का भरपूर थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा था और वो लड़खड़ाता हुआ दीवार से जा टकराया था। दूसरे ने अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर जूलिया का हाथ तेजी से घूमा और वो भी उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया था। इतने में जूलिया अपना रिवॉल्वर निकाल चुकी थी। इधर कैप्टन मंसूर का थप्पड़ खाने वाला संभल कर उठा और कैप्टन मंसूर पर हमलावर हुआ। कैप्टन मंसूर इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था। उसकी दाएं टांग घूमी और हमलावर टकराता हुआ वापस दीवार से जा टकराया। उस वक्त हॉल में 4 अफराद दौड़ते हुए उनके करीब आए। क्या हुआ, उन्होंने करख्त लहजे में पूछा। इन्होंने मेरे फ्रेंड से गुस्ताखी की है, अब सजा भुगत रहे हैं। क्या यहाँ आने वाले मेहमानों से इसी तरह का सलूक किया जाता है, कैप्टन मंसूर ने इत्मीनान से कहा। टोनी और जॉर्ज उठकर खड़े हो जाओ और इन मौजूद मेहमानों से माफ़ी मांगो। इन 4 आने वालों में से एक ने कहा, हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अंदर नहीं इन्हें जाने से रोका था। टोनी ने अपने होंठों से होंठ की लकीर साफ करते हुए कहा। क्यों जनाब, जब आपको बताया गया था कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप इनसे क्यों भिड़ी। उनमें से एक बोला, मैंने इनसे कहा था कि रास्ता तो बनाया जाता है और मेरा ख्याल है बन जाना चाहिए, कैप्टन मंसूर ने दोबारा कोड दोहराते हुए कहा। ओ अगर उन्होंने कोड दोहरा दिया था तो फिर तुमने इन्हें क्यों रोका। चलो इनसे माफ़ी मांगो, बास को पता चल गया तो तुम्हारी है नहीं, वो अब इन पर चढ़ दौड़ा। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, इन दोनों ने मुंह लटकाते हुए कहा। आओ हनी, अब इनके साथ बहुत हो गया, कैप्टन मंसूर ने जूलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। फिर वो दोनों वहाँ से आगे रवाना हो गए। फिर आगे जाकर उसने जूलिया का हाथ छोड़ दिया। सॉरी मिस जूलिया, इन हालात में मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगी, कैप्टन मंसूर ने माजरत करते हुए कहा। कैप्टन, इसमें बुरा महसूस करने की कौन सी बात है, तुम्हें इन हालात में ऐसा ही करना चाहिए था, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राहदारी अबूर करने के बाद वो एक हॉल कमरे में पहुंच गई जहाँ चारों तरफ मेज़ें लगाई गई थीं। इन मेज़ों के गिर्द ज़्यादातर गैर मुल्की बैठे हुए थे। हॉल में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था और गैर मुल्की शराब की बू रची हुई थी। वहाँ हर किस्म की औरतें भी मौजूद थी जो शराब नोशी में मसरूफ़ थी। वहाँ खुले आम अहलाक सोज हरकतें की जा रही थी। हॉल में दीवारों के साथ गुंडे स्टेन गन पकड़े खड़े थे। कैप्टन मंसूर बारीक बीनी से हॉल का जायजा ले रहा था। फिर उनकी नजरें एक मेज़ के गिर्द जाकर ठहर गईं जहाँ गैर मुल्की बैठा शराब नोशी कर रहा था। आओ जूलिया, कैप्टन मंसूर जूलिया को लेकर इस मेज़ की तरफ बढ़ने लगा जहाँ वो गैर मुल्की अकेला बैठा शराब नोशी में मसरूफ़ था। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, कैप्टन मंसूर ने इस गैर मुल्की से पूछा। गैर मुल्की ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। फिर जूलिया पर नज़र पड़ते ही उसने मुस्कुराकर उन्हें बैठने की इजाज़त दे दी। मेरा नाम मंसूर है और ये मेरी फ्रेंड जूलिया है, कैप्टन मंसूर ने तारुफ कराते हुए कहा। मेरा नाम जवाडा है, गैर मुल्की ने अपना नाम बताया। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, जवाडा ने हलाकन पूछा। जो आप मंगवा लें, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराकर कहा। क्या आप गूंगी हैं, गैर मुल्की ने जूलिया को खामोश देकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं आपकी पर्सनालिटी देखकर घंग होकर रह गई हूँ, जूलिया मुस्कुराई। तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया मिस जूलिया, आप भी कम खूबसूरत नहीं, जवाडा ने नसार होते हुए बोला। थैंक यू मिस्टर जवाडा, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाडा ने मेज़ पर मुक्का मारकर वेटर को बुलाया और उसे कीमती विस्की लाने का ऑर्डर दिया। अब जूलिया और कैप्टन मंसूर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो शराब तो नहीं पीते थे, अब क्या करें, इस माहौल में वो इनकार भी नहीं कर सकते थे। मिस्टर मंसूर, आपका शुगल क्या है, जवाडा ने कैप्टन मंसूर से मुहातिब होकर पूछा। शुगल क्या होना है मिस्टर जवाडा, कभी कभी कोई ऊंचा हाथ मार लेता हूँ, यूँ जिंदगी आराम से बसर हो जाती है, कैप्टन मंसूर ने जवाब दिया। और मिस जूलिया आप, उसने जूलिया से पूछा। मैं भी यही धंधा करती हूँ, बस इस धंधे की वजह से गुज़िश्ता रोज़ मंसूर साहब से मुलाकात हो गई, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतने में वेटर विस्की की बोतलें लाकर मेज़ पर रख गया। आप किस लाइन पर वर्क करते हैं, मिस्टर मंसूर, जवाडा ने पूछा। हम ज़रा इंटरनेशनल किस्म के कामों में उलझते हैं, कोई खास प्रोग्राम हो तो, जूलिया ने सरगोशियाना लहजे में पूछा। ओह फिर तो हम तीनों एक ही कश्ती के सवार हुए, जवाडा ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह
आप भी इस फील्ड के वर्कर हैं? जूलिया ने हैरत से पूछा। कैप्टन मंसूर खामोश रहा क्योंकि वो देख रहा था कि जवाटा जूलिया में दिलचस्पी ले रहा है और ये उसके लिए अच्छी बात है, और शायद ये आदमी उनके एक काम का होता और उन्हें कोई क्लू मिल जाता। हाँ, मेरी तंजीम भी इंटरनेशनल किस्म के कामों में हाथ डालती है। लंबा हाथ जवाटा बहकने लगा। वेरी गुड, फिर तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, हम तो बस किराए पर ही काम करते हैं। जूलिया ने मुंह बसोरते हुए कहा। आप चाहें तो मैं अपने बॉस से आपके लिए बात कर सकता हूँ, मगर मंसूर साहब की जमानत नहीं दे सकता, जवाटा ने कहा। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तो वैसे भी आज़ाद रहकर काम करना पसंद करता हूँ। हाँ, मिस जूलिया को किसी इंटरनेशनल तंजीम से वाबस्तगी का जुनून की हद तक शौक है। मैं तो आज़ाद पंछी हूँ, कैप्टन मंसूर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मिस जूलिया, क्या मैं अपने एक दोस्त से मिल लूँ? कैप्टन मंसूर ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ, ज़रूर मिल लो, भला मिस जूलिया को क्या एतराज़ हो सकता है? जूलिया की बजाय जवाटा ने जवाब दिया। कैप्टन मंसूर मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गया। मिस जूलिया, ये आपने क्या मुकामी आदमियों को मुँह लगा रखा है? कैप्टन मंसूर के उठते ही जवाटा ने मुँह बनाते हुए कहा। अरे मिस्टर जवाटा, ये तो बस यूं ही वक्त गुजारने के लिए था। इससे मिलने का एक फ़ायदा ये तो हुआ कि आप जैसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई। मैं तो खुद भी मुकामी लोगों को पसंद नहीं करती, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वेरी गुड मिस जूलिया, वैसे क्या आप संजीदगी से काम करना चाहती हैं? जवाटा ने रास्ताना अंदाज में पूछा। हाँ, मगर कोई ऊंचा काम, कोई घटिया थर्ड किस्म का काम नहीं। काम भी ऊंचा हो और तंजीम भी इंटरनेशनल हो, किसी ऐसी वैसी तंजीम के लिए नहीं, जूलिया ने जवाब दिया। ओह वेरी गुड, मगर आपको आपके शायान शान काम मिल सकता है, मगर इसके लिए आपको अपनी काबिलियत साबित करना होगी। आपको तो मालूम ही है कि आजकल शहर में किस कदर दहशत का राज है, और इन हालात में बाकिशिया के हम दिफाई राज की माइक्रो फिल्म भी बैनुल अक़वामी मुजरिम उड़ा चुके हैं, और वो तंजीम जिसने इस शहर में दहशत फैला रखी है वो भी इस माइक्रो फिल्म की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रही है, और तंजीम का एक और ग्रुप बैनुल अक़वामी तंजीम के पीछे पड़ा हुआ है, और इस रस्साकशी में मुल्क धमाकों और दहशत गर्दी की लपेट में आया हुआ है। आप वो तंजीम ज्वाइन कर लें तो सारी उम्र ऐश करेंगी, जवाटा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह डेथ ग्रुप, वेरी गुड मिस्टर जवाटा, मैं तमाम उम्र आपकी ममनून एहसान रहूंगी अगर आप मुझे इस तंजीम की मेंबरशिप दिला दें, जूलिया ने खुशी से उछलते हुए कहा। खामोश मिस जूलिया, तंजीम का नाम जुबान पर ना लाइए। आप चूँकि हमारे मुल्क के ही रहने वाले हैं इसलिए मैंने इसका जिक्र आपसे कर दिया, वरना हमारे लिए ये बहुत बड़ी गद्दारी है, जवाटा ने जवाब दिया। ओके मिस्टर जवाटा, मैं सब समझ गई, यू आर वेरी स्वीट, जूलिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने एक आदमी से मिलना है, चुनाचे वक्त गुजारने के लिए यहाँ बैठ गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इसे सिफारिश करके उसे इस बात पर राजी कर लूँ कि वो आपके मुतालिक बात से बात करे, जवाटा ने कहा। फिर उसने घड़ी देखी और बोला, आइए मिस जूलिया, शख्स के आने का वक्त हुआ चाहता है। ये कहकर उसने जेब से पर्स निकालकर उसमें से 2 बड़े नोट निकालकर मेज पर रखे और जूलिया को लेकर वहाँ से उठ गया। जूलिया मजबूरी के तहत ये सब बर्दाश्त कर रही थी, वरना वो उसकी खोपड़ी तोड़ कर रख देती। उसे इस बात से खुशी हो रही थी कि यहाँ आने से उसका मकसद हल हो गया है, और ना सिर्फ इस मशकूक आदमी मिल गया बल्कि वो बड़ी हद तक इस तंजीम तक भी पहुंच गई थी जो माइक्रो फिल्म की बाजियाबी के लिए मुल्क में दहशतगर्दी फैला रही थी। अब उसे माइक्रो फिल्म के मिल जाने की भी उम्मीद हो गई थी। क्लब से बाहर आकर दोनों पार्किंग शेड में खड़ी एक सुर्ख रंग की कार की तरफ बढ़ने लगे। ये जवाटा की कार थी। दूसरे ही लम्हे दोनों कार में मौजूद जवाटा ने कार स्टार्ट की और इसका रुख शहर की तरफ कर लिया। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई एक 5 स्टार होटल के कंपाउंड में आकर रुकी। जवाटा ने कार पार्किंग शील्ड में खड़ी की, फिर दोनों नीचे उतरे। जूलिया ने मुड़कर पीछे देखा। दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। उससे कैप्टन मंसूर की कार को होटल के हदूद में दाखिल होते देख लिया था। फिर वो मुस्कुराकर जवाटा के साथ होटल में दाखिल हो गई। होटल में दाखिल होने के बाद जवाटा जूलिया को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे दोनों लिफ्ट में सवार दूसरी मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे। दूसरी मंजिल पर आने के बाद जवाटा जूलिया को लिए कमरा नंबर 204 की तरफ बढ़ा। फिर अचानक जवाटा ने झुक कर की होल से अंदर झांका। दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह पर उछल पड़ा। उसने जल्दी से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। साथ ही जवाटा बिजली किसी तेजी से दरवाजा खोलने वाले पर कूद पड़ा। दरवाजा खोलने वाला उछलकर दूर जा गिरा। साथ ही जवाटा ने भी अंदर छलांग लगाई। जूलिया जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने फर्श पर एक बेहोश पड़े आदमी को देखा। जूलिया जवाटा की फुर्ती पर हैरान थी। फिर जब उसकी नज़र बेहोश पड़े आदमी पर पड़ी तो वो चौंक गई। वो कैप्टन बाहर के सिवा कोई और नहीं था। सोफे पर भी एक आदमी बैठा हुआ था। बज़ाहिर उसकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म बेहरकत था। जवाटा जल्दी से इस आदमी की तरफ बढ़ा। उसने इसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा मगर वो आदमी बेहिस्सो हरकत था। वो फौरन सोफे पर ढेर हो गया। जूलिया, दरवाज़ा फौरन बंद कर दो, यहाँ तो कोई लंबा चक्कर शुरू हो गया है, जवाटा ने जूलिया से तेज लहजे में कहा। जूलिया ने सर हिलाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सोफे पर पड़े आदमी को देखते ही समझ गई थी कि उसे मफलूज कर दिया गया है और ये कैप्टन बाबर ने किया है। जवाटा अपने बेहोश साथी पर जुगा हुआ उसे झंझोड़ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। ये देखकर जूलिया आगे बढ़ी। उसने बेहोश गैर मुल्की के गाल पर चुटकी भरी और उसकी गाल में फ्यूज बारीक सी सुई बाहर निकाल ली। फिर उसने अपने लिबास में से एक छोटी सी शीशी निकाल कर खोली और गैर मुल्की की नाक से लगा दी। दूसरे ही लम्हे गैर मुल्की ने कसमसाकर आंखें खोली। जवाटा, ये कौन है? गैर मुल्की ने होश में आते ही जूलिया की तरफ इशारा करते हुए जवाटा से पूछा। इनके मुतालिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ था, जवाटा ने पूछा। बस यार क्या बताऊं, बेहयाली में मार खा गया था। अब तुम फौरन हेडक्वार्टर पहुंचा दो, शायद बास इससे कुछ मालूमात हासिल कर सके। फिर एकदम चौंक कर बेहोश हो गया। शायद जूलिया की मौजूदगी में बेदिली से हेडक्वार्टर और बास का जिक्र कर बैठा था। फिर वो दोबारा बोला, तुमने बताया नहीं कि ये मिस कौन है? जवाटा उसे तफसील बताने लगा। जवाटा बास सुनने की बात वो बोला, जवाटा ये मुश्किल काम है, बास इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे, फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या पता ये पुलिस सीक्रेट सर्विस की हो। गैर मुल्की ने ख्याल जाहिर किया।
मैं सब समझता हूँ फ्लिपर, तुम बेफिक्र हो जाओ, पूरी छानबीन के बाद इन्हें लेकर यहाँ आया हूँ। ये हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। मेरा ख्याल है तुम समझ गए हो। जवाटा ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। जवाटा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तुम इस बेहोश आदमी को लेकर इमरजेंसी फायर स्टेयर से नीचे चले जाओ और वहां आकर मुझे रिपोर्ट करना जब तक मैं कार एंटर कर लूँ। फ्लैपर ने जवाटा की तरफ देखते हुए मानी अंदाज में कहा। जवाटा बेहोश कैप्टन बाबू पर झुका और उसे उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। जवाटा की जाते ही फ्लैपर ने मुस्कुराकर जूलिया की तरफ देखा, फिर उसके लाभ मिस जूलिया दरवाजा बंद कर दें। और इससे पहले कि फ्लैपर का जुमला मुकम्मल होता जूलिया तेजी से मुड़ी। उसने दरवाजा लॉक किया। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ अपने रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा, फिर अचानक वो अपनी जगह से उठती हुई फ्लैपर पर आ गिरी। फ्लैपर इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। वो बौखला कर पीछे हटा। जूलिया ने संभल कर फ्लैपर की पसलियों में फ्लाइंग किक रसीद की। फ्लैपर कराहता हुआ दोहरा हो गया। उसके चेहरे पर अजियत के तासुरात फैल गए। जूलिया ने उसे गिरेबान से पकड़कर जोरदार टक्कर उसकी नाक पर दे मारी। फ्लैपर के हलक से दिलहनाश चीख निकली और उसकी नाक से खून की धार बह निकली और उसका सारे एक तरफ को डर लग गया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। जूलिया उछलकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर वो एक लम्हे में दरवाजे के करीब जा पहुंची। ओल्ड फॉक्स ने बर्क रफ्तारी से एक बटन प्रेस की। इसके साथ ही दीवार गेट स्क्रीन रोशन होगी। स्क्रीन पर माइकल का चेहरा नजर आने लगा। बात से गुड न्यूज़ है, फिल्म को सुराग मिल गया है। मोना होटल में इस जेब कतरी ने अपने एक साथी को वो माइक्रो फिल्म दी थी, पर जब वो होटल से बाहर निकला तो ब्लू स्टार के आदमी ने उसे जख्मी करके फिल्म छीन ली। अब वो हमलावर फिल्म लेकर डिफेंस की कोठी नंबर 14 में गया है। मुझे चंद लम्हे पहले ही रिपोर्ट मिली है। अब मेरा एक आदमी इस हमलावर के ताकुब में है। आगे मेरे लिए क्या हुक्म है? माइकल ने पुरजोश अंदाज में तफसील बताते हुए कहा, गुड शो मिस्टर माइकल, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। तुम वाकई बहुत बासलाहियत आदमी हो। ओल्ड फॉक्स ने माइकल की तारीफ करते हुए कहा और माइकल के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। थैंक यू बॉस, ये तो मेरा फर्ज था, माइकल ने जवाब दिया। माइकल, तुम अपने चंद आदमी इस कोठी की निगरानी पर मुकर्रर कर दो, मैं खुद आ रहा हूँ। ओल्ड फॉक्स ने माइकल को हदायत दी, मगर बास आपकी जहमत कर रहे हैं, मुझे हुक्म करें, मैं खुद ही फिल्म हासिल करके आप तक पहुँचा दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, माइकल ने कहा। माइकल, मैं अब रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं इस पूरे ऑपरेशन को खुद कंट्रोल करूंगा। ये हमारे लिए बड़ा सुनहरी और आखिरी मौका है। अगर ये भी हाथ से निकल गया तो फिर सारी जिंदगी हमें बचताना पड़ेगा। ओल्ड फॉक्स ने जवाब दिया। बस आप बेफिक्र रहें, नाकामी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमें इस बात का पूरा एहसास, आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं बॉस। माइकल तो आपके लिए जान दे सकता है, माइकल ने कहा। माइकल, मैंने जो कहा है तुम इस पर अमल करो। एक एक पल हमारे लिए कीमती है। फिल्म हमारे हाथ से किसी कीमत पर नहीं निकलनी चाहिए। फिल्म हासिल करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता, ओल्ड फॉक्स ने दरश्त लहजे में कहा। इसके साथ उसने बटन प्रेस करके सिलसिला मुनकिता किया। अब उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो फिल्म हासिल कर चुका हो। स्क्रीन की तारीख होते ही ओल्ड फॉक्स ने मेज पर लगे अनगिनत बटनों में से एक बटन प्रेस किया। स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। स्क्रीन पर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी का चेहरा लहराने लगा। नंबर 14, तुम फौरन डिफेंस कॉलोनी की कोठी नंबर 14 में पहुंचो। मैं किसी वक्त भी तुमसे मदद तलब कर सकता हूँ। कोड माइक्रो होगा। ओल्ड फॉक्स का लहजा सख्त और तहकुमाना था। ओके बॉस, आप मुतमईन रहिए, नौजवान ने जवाब दिया। नंबर 14, काम नहायत सीक्रेट है। तमाम काम होशियारी से होना चाहिए। अगर मामला ज़रा भी लीक आउट हो गया तो हमारी तंजीम की खैर नहीं। मेरा मतलब तुम समझ गए होगे। ओल्ड फॉक्स ने उसे हदायत की। फिर उसने बटन प्रेस करके स्क्रीन को तारीख किया, फिर तेजी से कमरे से निकलता चला गया। इमरान ने कार जैसे ही आगे बढ़ाई, उसकी नजरें पीछे आती हुई एक कार पर जम गई। कार उसी रंग और मॉडल की थी जिसमें इमरान सवार था। अब तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसने जीरो पैलेस के बाहर कार रोकी। कार से जूलिया और जोसेफ ने उतरकर जीरो पैलेस की तरफ बढ़े। इमरान ने मुस्कुराकर पिछली सीट पर बेहोश पड़े जकाल की तरफ देखा। इतने में वो कार इस कार से आगे निकलती चली गई। इमरान ने मुस्कुराकर कार को गियर में डाला और कार आगे बढ़ा दी। इमरान समझ चुका था कि वो कार यकीनन उसके ताकुब में थी। फिर दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर अयाराना मुस्कुराहट रेंग गई। अगली कार की रफ्तार कम हो गई थी और इमरान की कार उस कार के पास से गुजर गई। अचानक इमरान के जहन में एक तरकीब आई। उसने अपनी कार का रुख दाएं तरफ जाती सड़क पर मोड़ दिया। ये सड़क आगे जाकर एक घने जंगल की तरफ निकलती थी। इमरान कार को दौड़ाता हुआ अकेले जा रहा था। फिर एक जगह उसने कार रोक दी, फिर जल्दी से कार से नीचे उतरा और घने दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। यहाँ घने दरख्त एक दूसरे के करीब करीब थे। इमरान जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ने लगा। दरख्त पर पहुंचकर वो पत्तों में छुपकर बैठ गया। अब वो चारों तरफ देख सकता था। दरख्त पर बैठने के बाद उसने अपना रिवॉल्वर निकाल कर पकड़ लिया। फिर थोड़ी ही देर बाद उसका ताकुब करने वाली कार उसकी कार से कुछ फासले पर आकर रुकी। कार रुकते ही चारों खौफनाक शक्लों के आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में स्टेन गने थी और वो दोनों अतराफ में बैठकर इमरान की कार की तरफ बढ़ने लगे। इमरान खामोशी से उनकी यह हरकत देख रहा था। चारों जल्द ही इमरान की कार के करीब पहुंच गए। फिर उनमें से एक आदमी ने कार का दरवाज़ा खोला। दूसरे ही लम्हे वो बौखलाकर पीछे हटा और अपने साथियों से मुहातिब होकर बोला, इसमें तो जकाल मौजूद है। इतने में उसके साथी भी वहाँ पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने जकाल को घसीट कर बाहर निकाला। जकाल शदीद जख्मी हालत में था। उसका जिस्म जख्मों से चूर था और वो बेहोश था। उसके चेहरे पर सख्त अजियत के आसार थे। वो कार वाला नौजवान यहीं करीब ही होगा, इसे तलाश करो, जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ, वो अभी दूर नहीं गया होगा। इतने में से एक जो यकीनन उनका इंचार्ज होगा अपने साथी से बोला। उनके तीनों साथी उसका हुक्म सुनते ही बर्फ रफ्तारी से दरख्तों की तरफ दौड़े और इंचार्ज अकेला ही दरख्त के पास खड़ा रहा। जकाल इस कदर शदीद जख्मी था कि उसके होश में आने की इमरान को कतन उम्मीद नहीं थी। अगर वो होश में आ भी जाता तो वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं था। अब इमरान के लिए जकाल के बजाय ये इंचार्ज गैर मुल्की मुफीद था। इमरान ने उसे पूछगिछ का फैसला कर लिया। अब इमरान ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जिधर वो तीनों गैर मुल्की गए थे। इमरान चूंकि सबसे ऊंचे दरख्त पर मौजूद था इसलिए चारों तरफ से उसे साफ नजर आ रहा था। वो तीनों गैर मुल्की दरख्तों की हदूद से निकलकर खेतों की तरफ भागे चले जा रहे थे। शायद वो इमरान को वहाँ तलाश करने गए थे।
इमरान के लिए बड़ा सुनहरी मौका था, वो तीनों उसके निशाने की जद में थे। अब इमरान ने रिवॉल्वर को रोहन की तरफ किया और एक के बाद दीगरे 3 फायर किए। दूसरे ही लम्हे तीनों गैर मुल्की उछलकर नीचे गिर पड़े। अब इमरान ने अपना रुख तब्दील किया और चौथा फायर उस गैर मुल्की की तरफ कर दिया जो कार के करीब खड़ा था। गोली मशीन गन के दस्ते से टकराई थी और इस मशीन गन वाले का जो हाल हुआ, अब गैर मुल्की उछलकर एक बड़ी झाड़ी की ओट में हो गया। खौफ से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। अब गैर मुल्की ने अपनी जेब से दूसरा रिवॉल्वर निकाल लिया। इधर इमरान ने भी उसके हाथ में रिवॉल्वर देख लिया था। गैर मुल्की इस पोजीशन में बैठा था कि अगर इमरान फायर करता तो गोली यकीनन उसे लग जाती। इमरान गैर मुल्की को हलाक नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि उससे कुछ पूछगिछ कर सकता। अब इमरान के जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने से कुछ फासले पर मौजूद एक शाख को हिलाया। शाख को हिलता देखकर गैर मुल्की ने फायर कर दी। उसके साथ ही इमरान ने अपने हलक से चीख की आवाज़ निकला ली और एक शाख को पकड़कर झूलता हुआ नीचे आ गिरा। इमरान यूं नीचे गिरा था जैसे लाश गिरती है। इमरान का अंदाजा दुरुस्त निकला। इमरान के नीचे गिरते ही गैर मुल्की नारा लगाता हुआ झाड़ी से बाहर निकला। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में मौजूद था, मगर अंदाज ऐसा था जैसे उसकी जरूरत ना रही हो। वो चलता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। फिर जैसे ही गैर मुल्की इस झाड़ी के करीब पहुंचा जिस पर इमरान गिरा था, इमरान के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसकी दोनों टांगे इमरान की गर्दन के गिर्द प्लास की तरह जकड़ी गई। इसके साथ ही इमरान ने करवट बदली और गैर मुल्की भी चीखता और लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा था। इमरान भी यही चाहता था, चुनाचे रिवॉल्वर के गिरते ही वो तेजी से उठा, मगर इतने में गैर मुल्की संभल गया। इमरान के हमला करने से पहले ही वो इस पर जा गया। उसने अपनी दोनों टांगे जोड़कर एक जोरदार किक उसकी पसलियों पर रसीद की कि इतनी जोरदार थी कि इमरान के हलक से एक राख से निकली और वो लड़खड़ाता चला गया। अब गैर मुल्की ने जल्दी से अपना रिवॉल्वर पर झपटा मारा। रिवॉल्वर हाथ में आते ही उसने इमरान पर एक फायर झोंक दिया। इमरान बरखरफ्तारी से एक तरफ हटा और गैर मुल्की का निशाना हता हो गया। अब तो गैर मुल्की पर जुनून तारी हो गया। वो मुसलसल इमरान पर फायरिंग करने लगा, मगर इतनी खुली जगह पर इमरान के लिए गोलियों से बचना कौन सा मुश्किल काम था। वो लट्टू की तरह घूमकर दाएं बाएं हो रहा था और गोलियां अपने निशाने पर लगने की बजाय जमीन में धंस रही थीं। गोलियां खत्म होते ही गैर मुल्की ने रिवॉल्वर घुमाकर इमरान पर दे मारा, मगर इसका ये वार भी हाल ही गया। बूढ़े की आवाज़ खुशी से कांप रही थी। एक अजीब तरह का सुकून उसके चेहरे पर फैल गया था। फिल्म के साथ माइक्रो फिल्म का सुनते ही उसे एहसास हो गया कि अब असली फिल्म हमारे हाथ लगी है। ये जरूर उस फिल्म की माइक्रो फिल्म होगी जिसकी हमें तलाश थी। उसने डिब्बा वापस मेज पर रखा। खुशी से उसके हाथ कांप रहे थे। वो बेचैनी से नंबर 2 का इंतजार करने लगा। कोई 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। हेलो बास, नौजवान ने ताजीम से झुकते हुए बूढ़े को मुखातिब किया। बेटा वो फिल्म कहाँ है? बूढ़े ने इजलत में पूछा। ये सुनते ही नौजवान ने जेब से एक प्लास्टिक के शॉपर में थैली निकाल कर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने इस लिफाफे को झपट कर उठा लिया। फिर उसने नेगेटिव को दिन की रोशनी में देखना शुरू कर दिया। फिर उसने खुशी से नंबर 2 की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बूढ़े ने नेगेटिव वापस लिफाफे में रखे। वेरी गुड नंबर 2, वेल डन, हम कामयाब हो गए, वेल डन, बूढ़े ने कपकपाती आवाज में कहा। शुक्रिया बास, नंबर 2 ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम ऐसा करो, लेबॉर्ट्री में इसकी एक जाली फिल्म तैयार करो जो बज़ाहिर ऐसी ही हो मगर इसमें दिए गए आदाद शुमार कतई फर्जी हों और वो फिल्म होटल एफ्राडे में पहुंचा दो। वो क्यों बास, जब असली फिल्म हम तक पहुंच गई है तो हमें इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत है? नौजवान ने चौंक कर पूछा। नंबर 2, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस फिल्म के पीछे ओल्ड फॉक्स भी पड़ी हुई है। जाहिर है अगर उन्हें फिल्म ना मिली तो वो अपना दायरा वसी कर लेंगे और अगर उन्हें फिल्म मिल जाए तो वक्ती तौर पर मुतमईन हो जाएंगे और जब उन्हें असल बात का पता चलेगा हम कहीं कहीं पहुंच चुके होंगे। बूढ़े ने मकराना लहजे में जवाब दिया। ओके बॉस, मैं समझ गया, अब ऐसा ही होगा। हमारे दुश्मन सर पटकते रह जाएंगे और हम कामयाबियों से करीब तर होते चले जाएंगे। आखिर फतह हमारा मुकद्दर है। नौजवान फिल्म लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। नौजवान के बाहर जाते ही बूढ़े ने डिब्बा उठाया। फिर उसका पिछला हिस्सा खोलकर उसमें मौजूद एक नाप को घुमाया। फिर एक मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करके उसने इसे ऑन कर दिया। डिब्बे में से सीटी की आवाज़ निकलने लगी और डिब्बे पर मौजूद सोर्स बल्ब स्पार्क करने लगा। हेलो, सिल्वर स्टार स्पीकिंग, एम्बेसडर से बात कराओ, ओवर। बूढ़े ने पुरवकार लहजे में कहा। यस एम्बेसडर स्पीकिंग फ्रॉम दिस ओवर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी आवाज़ गूंजी। मिस्टर एम्बेसडर, हम फिल्म हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, ओवर। बूढ़े ने कहा। ओह वेरी गुड, क्या वो असली फिल्म है, ओवर? दूसरी तरफ से पुरजोश लहजे में पूछा गया। यस एम्बेसडर, मैंने चेक कर लिया है, ओवर। बूढ़े ने इत्मीनान से जवाब दिया। ओके, इस फिल्म को फिल4 एम्बेसी पहुंचा दो। सिल्वर स्टार ही रहेगा। मैं इसे सफारती बैग में भिजवाने का इंतजाम करता हूँ, ओवर। ओके, मैं अभी फिल्म भिजवा देता हूँ, ओवर। बूढ़े ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, एम्बेसडर ने कहा। बूढ़े ने सिलसिला मुनक़िता कर दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान तारी था। इमरान और सफदर के जाते ही जूलिया फ़ोन करने के बहाने काउंटर की तरफ बढ़ी। इस वक्त उसकी नज़र जीने की तरफ थी। अचानक उसे एक गैर मुल्की नौजवान अपनी नशिस्त से उठकर जीने की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये देखकर जूलिया की छठी हिस्स बेदार हो गई। वो ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गई। चंद लम्हों बाद उसे धमाके की आवाज़ सुनाई दी। फायर की आवाज़ सुनते ही जूलिया एफ्राड के हार्जी दरवाजे की तरफ बढ़ी। एफ्राड से बाहर आकर वो अपनी कार में सवार हुई। इग्निशन में चाबी की घूमते ही इंजन बेदार हो गया।
चंद लम्हों बाद एफराड का हार्जी दरवाज़ा खोला और गैर मुल्की नौजवान बौखलाया हुआ बाहर आया। वो तेज़ी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसे देखते ही जूलिया के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। नौजवान कार स्टार्ट करते ही उसे भगाता चला गया। जूलिया ने मुनासिब फासला देकर उसका ताकुब करना शुरू कर दिया। गैर मुल्की की कार तारकोल की सड़क पर तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। जूलिया सोच रही थी कि ये गैर मुल्की नौजवान कौन है और उसने इस पर गोली क्यों चलाई है। अचानक जूलिया की नज़र बैक मिरर पर पड़ी और दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। एक कार उसके ताकुब में मसरूफ थी। जूलिया ने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अपनी कार की रफ्तार कम की। इसके साथ ही पिछली कार की रफ्तार भी कम हो गई और अगली कार जूलिया से दूर होती चली गई। जूलिया ने बौखलाकर अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई और अगली कार के ताकुब में रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद अगली कार मशरकी पहाड़ियों की तरफ जाती हुई सड़क पर मुड़ गई। ये देखकर जूलिया के चेहरे पर तशवीश फैल गई। शायद गैर मुल्की को ताकुब का इल्म हो चुका है। वो ज़ेरी लब बड़बड़ाई, मगर उसे तो ताकुब बहरहाल हर हाल में जारी रखना था। चुनांचे उसने भी अपनी कार मशरकी पहाड़ियों की तरफ मोड़ ली। जो ही उसने दाएं तरफ टान लिया, एक गोली सनसनाती हुई आई और उसकी कार का अगला टायर ब्रस्ट हो गया। कार लड़खड़ाते हुए सड़क से नीचे उतरी। जूलिया ने कार को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी और कार लड़खड़ाती हुई उलट गई। जूलिया का सर बुरी तरह डैशबोर्ड से टकराया और उसका ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। जूलिया की कार धड़ाधड़ जल रही थी और किसी भी लम्हे पेट्रोल की टैंकी किसी धमाके से फट सकती थी। अचानक पिछली कार सड़क पर रुकी। कार से उतरकर एक खूबरू नौजवान जूलिया की कार की तरफ भागा। कार के करीब पहुंचते ही उसने एक धमाके से कार का दरवाजा खोला और जूलिया को कंधे से पकड़कर बाहर खींच लिया। फिर वो जितनी तेजी से भी दौड़ सकता था जूलिया को कंधे पर उठाकर दौड़ पड़ा। जूलिया के कपड़ों में आग लग चुकी थी। नौजवान भागता हुआ अपनी कार के करीब आया। उसने जूलिया को जमीन पर लटाकर अपना कोट उतारा। जूलिया का जिस्म ढाम दिया। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। जूलिया की कार की पेट्रोल टैंकी फट चुकी थी। जूलिया, होश में आओ जूलिया, नौजवान ने उसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा। जूलिया ने किस्मसाते हुए आंखें खोली। फिर नौजवान के चेहरे पर नजर पड़ते ही वो बौखला उठी। तुम कैप्टन मंसूर? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ जूलिया, मैं कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुम यहाँ कैसे आए? जूलिया के लहजे में हैरत थी। मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारा ताकुब कर रहा था, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो वो तुम थे, मगर तुम मेरा ताकुब क्यों कर रहे थे? जूलिया ने हैरत से पूछा। X2 के हुक्म से, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर कैप्टन, तुम्हें इंटरपोल में भेजा गया था। जूलिया का लहजा सवालिया था। हाँ, मगर X2 ने अब मुझे दोबारा सीक्रेट सर्विस में बुला लिया है, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर इससे पहले कि जूलिया मजीद कोई बात करती, वो कार जिसका ताकुब करती हुई जूलिया यहाँ आई थी, कैप्टन मंसूर को वापस आती दिखाई दी। जूलिया, तुम जल्दी से कार की ओर में हो जाओ, मैं इस कार का टायर ब्रस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कैप्टन मंसूर ने चलाते हुए जूलिया से कहा। इतने में कार नजदीक आ चुकी थी। कैप्टन मंसूर ने कार के अगले टायर का निशाना लिया। फिजा में धमाके की आवाज़ गूंजी। कार का ड्राइवर काफ़ी मोहतात था, इसीलिए उसने बड़ी महारत से कार रोकी। कैप्टन मंसूर छलांग लगाता हुआ कार के करीब जा पहुंचा। इससे पहले कि कार का ड्राइवर संभल जाता, कैप्टन मंसूर ने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोला और सीट पर मौजूद नौजवान को बाहर घसीट लिया। इतने में जूलिया भी रिवॉल्वर ताने वहां आ गई। ए मिस्टर, कौन हो तुम और होटल एफ्राडे में तुमने किस पर गोली चलाई थी? जूलिया ने तेज़ी से पूछा। तो तुम शुरू से ही मेरी निगरानी कर रही थी, गैर मुल्की नौजवान ने चौंकते हुए कहा। तुमसे जो पूछा गया है उसका जवाब दो, कैप्टन मंसूर ने जहरीले लहजे में कहा। और जवाब में गैर मुल्की नौजवान अपनी जगह से उछला और उड़ता हुआ जूलिया से जा टकराया। जूलिया इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। नतीजतन वो चारों शानित नीचे गिर पड़ी। दूसरे ही लम्हे जूलिया का रिवॉल्वर गैर मुल्की के हाथों में था। मिस्टर, तुम्हें अगर अपनी साथी की जिंदगी अजीज है तो रिवॉल्वर फेंक दो, वरना रिवॉल्वर की तमाम गोलियों को तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। गैर मुल्की नौजवान का लहजा सफकाना था। एक लम्हे के लिए तो कैप्टन मंसूर का जिस्म सुन्न होकर रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर की तरफ देखा। ये लो मिस्टर, मैं रिवॉल्वर फेंक रहा हूँ। कैप्टन मंसूर ने रिवॉल्वर नीचे फेंकने की अदाकारी करते हुए गैर मुल्की की तरफ देखा। फिर एकदम रिवॉल्वर गैर मुल्की की तरफ उछाल दिया। दूसरे ही लम्हे रिवॉल्वर गैर मुल्की के रिवॉल्वर वाले हाथ से टकराया और गैर मुल्की के हाथ से रिवॉल्वर छूट के नीचे जा गिरा। कैप्टन मंसूर इस मौके की ताक में था। उसने अपनी जगह से हाई जंप लगाई और गैर मुल्की के एन सर पर पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे उसका हाथ चला और गैर मुल्की की हलक से एक दिलदोज चीख निकली और फिर इसके होंठों से खून की लकीर जारी हो गई। फिर तो कैप्टन मंसूर ने उसे संभलने का मौका ही ना दिया और इस पर गोंद और लातों की बारिश कर दी। रुक जाओ मिस्टर गैर मुल्की, जी हाँ, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुम कौन हो और होटल एफ्राड में तुमने किस पर गोली चलाई थी? कैप्टन मंसूर ने गुस्से से भरपूर लहजे में पूछा। मैं जैरम हूँ और एफ्राड में मैंने शराड के हुक्म पर शराड के नायब को हलाक किया है। गैर मुल्की नौजवान ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब तुम कुछ देर के लिए बेहोश हो जाओ। ये कहते हुए कैप्टन मंसूर ने अपने रिवॉल्वर का दस्ता जैरम के सर पर दे मारा और जैरम एक कराह के साथ बेहोश होता चला गया। कैप्टन मंसूर ने जैरम को उठाकर अपनी कार में लादा। फिर उसने जूलिया को भी कार में सवार होने का इशारा किया और वो ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार एक झटके से आगे बढ़ी और यू टर्न लेती हुई शहर की तरफ रवाना हो गई। कैप्टन, ये हमारे लिए बाइस मुसरत बात है कि X2 ने आपको दोबारा सीक्रेट सर्विस में ले लिया है। हाँ जूलिया, मेरे लिए भी X2 की मदहती में काम करना फख्र की बात है, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा।
कुछ देर बाद कार दानिश मंजिल के करीब पहुंच चुकी थी। दानिश मंजिल का ऑटोमेटिक गेट खुलते ही कैप्टन मंसूर कार अंदर लेता चला गया। चंद लम्हों बाद कैप्टन मंसूर, जूली और जैरा मीटिंग हॉल में मौजूद थे। कैप्टन मंसूर, मुझे ये देखकर बेहद खुशी हुई है कि तुम्हारी सलाहियतें जंगलूद नहीं हुई और तुम पहले की तरह ही चाको चौबंद हो। कमरे में एक्सट्रू की भारी भरकम आवाज़ गूंजी। शुक्रिया बास, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैप्टन, मुजरिम को 0 रूम में लॉक कर दो और जूलिया के हमरा शराड इंटरनेशनल पहुंच जाओ। वहां तुम्हें इमरान और सफदर मिलेंगे। ओके बास, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर कैप्टन मंसूर ने जरम को कंधे पर उठाया और 0 रूम की तरफ चल पड़ा। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई। फिर वो बाहर आकर जूलिया के हमरा अपनी कार में सवार हुआ। कार एक झटके से आगे बढ़ी। दानिश मंजिल से बाहर आकर कार तारकोल की सड़क पर फराटे भरती हुई शराड इंटरनेशनल की तरफ रवाना हो गई। सल्फर रंग की कार बड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ती जा रही थी। स्टीयरिंग पर खुद ब्लू स्टार मौजूद था। उसने फिल्म पहुंचाने के लिए किसी पर एतमाद करने की बजाय खुद ही ये काम सर अंजाम देना बेहतर समझा था। इस वक्त कार का रुख एम्बेसी की तरफ था। एक चौक अबूर करने के बाद वो सड़क पर आ गया था जो एम्बेसी रोड पर जाकर खत्म होती थी। क्योंकि ये एक कमिटमेंट एरिया था, इसलिए यहाँ ट्रैफिक का जाम नहीं था। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। ये सड़क चंद गज आगे जाकर एक रहायशी कॉलोनी से गुजरती थी। जैसे ही कार रहायशी कॉलोनी की हदूद में दाखिल हुई, ब्लू स्टार ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। चूंकि कॉलोनी काफी गुंजानाबाद थी और किसी भी वक्त एक्सीडेंट रोनुमा हो सकता था, इसीलिए ब्लू स्टार ने कार की रफ्तार कम कर दी थी। वो किसी से उलझे बगैर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता था, जहां पैदल चलने वालों का खासा रश था। अब इसकी कार ने कॉलोनी के चंद ब्लॉक ही तय किए थे, इतने में अचानक सामने एक बुढ़िया आ गई। ब्लू स्टार ने अचानक ब्रेक लगाए। कार के टायरों ने एहतजाजी चीख मारी, मगर इस कदर सख्त ब्रेक लगाने के बावजूद भी बुढ़िया को बचा ना सका। ब्लू स्टार जल्दी से दरवाजा खोलकर कार से नीचे उतरा और बुढ़िया की तरफ लपका। इसी असना में बेशुमार लोग जाए हादसा पर जमा हो चुके थे। ब्लू स्टार ने सहारा देकर बुढ़िया को उठाया। बुढ़िया को कोई सख्त चोट नहीं आई थी। ये बात ब्लू स्टार के लिए काबिल इत्मीनान थी। कार ने सिर्फ उसे धक्का दिया था। इर्द गिर्द लोग जमा हुए। लोगों ने ब्लू स्टार को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ब्लू स्टार ने जल्दी से जेब में हाथ डाला। दूसरे ही लम्हे उसका बटुआ उसके हाथ में था। उसने बटुआ खोलकर एक बड़ा सा नोट बुढ़िया को दिया। बुढ़िया इतना बड़ा नोट देकर इस पर झपट पड़ी। अब उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। शायद इतना बड़ा नोट हासिल करना तो दरकिनार वो उसके मुतालिक ख्वाब में भी सोच नहीं सकती थी। लोगों ने ब्लू स्टार की तारीफ करना शुरू कर दी थी। ब्लू स्टार ने मौका से फायदा उठाया। उसने बटुआ जेब में रखा और मजमा को चीरता हुआ तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद वो कार दोबारा एम्बेसी की तरफ ले चुका था। ब्लू स्टार दिल में खुद को कोस रहा था, जिसकी वजह से उसका खामखा वक्त ज़ाया हो गया था। वो जल्द से जल्द एम्बेसी पहुंचना चाहता था, मगर फिर भी उसे देर हो रही थी। मगर वो दिल में इस बात का शुक्रिया भी अदा कर रहा था कि बुढ़िया को ज्यादा चोट नहीं आई थी, वरना काम बिगड़ भी सकता था और वक्त भी ज़ाया होता। कुछ ही देर बाद कार एम्बेसी की इमारत के करीब पहुंच गई। ब्लू स्टार कार एम्बेसी के गेट के अंदर लेता चला गया। पोर्च में कार होकर वो बाहर निकला। फौरन एक मुसल्लह नौजवान उसकी तरफ बढ़ा। नौजवान के चेहरे पर सख्ती के आसार थे। ब्लू स्टार ने अपना कोड दोहराया। ओ, आप माफ़ कीजिएगा, ये तो रूटीन की कार्रवाई है। सफ़ीर साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। और ब्लू स्टार इस मुसल्लह नौजवान के साथ चलता हुआ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक कमरे में पहुंच गया। ये एक कुशादा कमरा था जो इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे में एक बड़ी सी मेज़ मौजूद थी, जिसके पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर सफ़ीर साहब खुद मौजूद थे। सफ़ीर साहब ने चौंक कर ब्लू स्टार की तरफ देखा। आइए तशरीफ़ रखिए, मैं आपकी का इंतजार कर रहा था, बहुत देर कर दिया आपने। सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लू स्टार ने मुस्कुराकर सफ़ीर की बात का जवाब दिया, फिर कुर्सी पर बैठ गया। वो फिल्म मेरे हवाले कर दीजिए। सफ़ीर ने सिगार का कश लगाते हुए ब्लू स्टार से कहा। ब्लू स्टार ने मुस्कुराकर अपनी जेब में हाथ डाला, मगर दूसरे ही लम्हे वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। उसकी जेब खाली थी, बटुआ जेब में नहीं था। अब तो ब्लू स्टार पर बुखलाहट तारी हो गई। उसने घबराकर अपनी तमाम जेबें चेक कर डाली, मगर बटुआ तो कहीं भी नहीं था। अब तो ब्लू स्टार के चेहरे पर ज़लज़ले के आसार तारी हो गए। घबराहट से उसके माथे पर पसीना आ गया। क्यों, क्या बात है? हैरियत तो है? सफ़ीर ने चौंक कर पूछा। मेरा बटुआ जेब में नहीं है, ब्लू स्टार ने बौखलाते हुए जवाब दिया। मगर मैंने तो फिल्म मांगी है और तुम बटुए का जिक्र कर रहे हो। सफ़ीर का लहजा सवालिया था। फिल्म मैंने बटुए में रखी थी, ब्लू स्टार ने थके थके लहजे में जवाब दिया। क्या? सफ़ीर तकरीबन चला उठा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार चिलमिलाने लगे। इतने में ब्लू स्टार जल्दी से टेलीफोन की तरफ झपटा। उसने तेजी से नंबर डायल किया और सिलसिला मिलते ही बोला, 70, तुम फौरन अलबदर कॉलोनी पहुंच जाओ। वहाँ किसी ने मेरी जेब से बटुआ उड़ा लिया है और वो फिल्म भी इसी बटुए में मौजूद थी। हरी आप जल्दी करो, कहीं वो निकल ना जाए। ये हरकत शायद किसी जेब कतरे की है। तुम फौरन इस इलाके के किसी बदमाश से रब्ता कायम करो। जितनी रकम में भी सौदा हो परवाह नहीं, मुझे बटुआ और फिल्म हर हाल में चाहिए। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, मुझे वहीं इत्तला करना। एक एक लम्हा बहुत कीमती है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ब्लू स्टार ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और तेजी से बाहर निकल गया। मेकालो और जैफर के जाते ही शराट के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई। बेवकूफ़ कहेंगा, शराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिल्म सिर्फ शराट के मुकद्दर में है, किसी और की मजाल की वो फिल्म की गर्द को भी पा सके। फिर वो बेचैनी से जैफर के फ़ोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे जैफर का मैसेज मौसूल हुआ। शराट ने लपक कर रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से बात सुनने लगा। ओके बस मैं पहुंच रहा हूँ, शराट ने कहकर क्रैडल दबाकर सिलसिला मुनक़िता कर दिया। फिर उसने किसी के नंबर डायल किया। सिलसिला मिलते ही वो घर आया। शेरार स्पीकिंग। मिस्टर हेनरी, तुम फेरी को लेकर कोठी नंबर 310 पहुंच जाओ। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें हर हाल में वो फिल्म हासिल करनी है। और सुनो, मेकालो और जैफर किसी तरह जिंदा नहीं रहने चाहिए। उनकी ज़िंदगी हमारी मौत है।
फिल्म मिलते ही सीधे यहाँ चले आना, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फिल फोर फास्ट एक्शन में आना है। ये कहकर उसने रिसीवर क्रडल पर रखा। हेनरी के एक्शन में आने का इंतजार करने लगा। वक्त चुंटी की रफ्तार से गुजर रहा था। शिराट की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 1 घंटे बाद हेनरी बुखलाया हुआ कमरे में आया। बास फेरी मारा गया। मैं भी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर यहाँ पहुंचा हूँ। फिल्म के हसूल के लिए सीक्रेट सर्विस हरकत में आ चुकी है। ओह, ये तो बड़ी परेशान कुन बात है। क्या तुम फिल्म हासिल करने में कामयाब हो गए? शिराट के लहजे परेशानी से भरपूर था। ये पास फिल्म तो मैं हासिल कर चुका हूँ। ये कहकर हेनरी ने अपने लिबास से फिल्म निकाल कर शिराट के हवाले की। फिल्म देखते ही शिराट के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अब मैं इस फिल्म के बस करोड़ों रुपए कमाऊंगा और ये मुल्क अब मेरे रहमो करम पर है। हा 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 हा, शिराट ने कहकहा लगाते हुए कहा। फिर वो हेनरी की तरफ मुतवज्जे हुआ। हेनरी, तुम अब जा सकते हो, मगर याद रहे तुम्हें अब मुहतात रहना होगा। यहाँ की सीक्रेट सर्विस किसी भी लम्हे तुम तक पहुँच सकती है। ऑल राइट बॉस, आप बेफिक्र रहें। यहाँ की सीक्रेट सर्विस हेनरी की गर्द को भी नहीं पा सकती। हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो कमरे से निकल गया। हेनरी के जाते ही शिराट फिल्म देखकर मानी है अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर वो फ़ोन की तरफ बढ़ा। रिसीवर उठाते ही उसने किसी के नंबर डायल किए। जयराम, शिराट स्पीकिंग। ये पास मेरे लिए क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से जयराम की आवाज़ उभरी। जयराम, तुम फौरन एफराट पहुंच जाओ। कमरा नंबर 17 में हेनरी मौजूद होगा। तुम्हें उसकी निगरानी करना होगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो हेनरी को ख़त्म कर देना। हरी आप। ऑल राइट बास, हुक्म की तामीर होगी। क्या कोई खतरनाक मामला है? जयराम ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जयराम, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करना चाहिए। फिर शिराट ने सफाकाना अंदाज पे मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रडल पर रख दिया। फिर वो फाइल T3 की फिल्म को चेकिंग के अंदाज में देखने लगा। बिलाशुबा ये वही फिल्म है जिसकी मुझे तलाश थी। ये कहते हुए वो दीवार गिर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी पर मौजूद डायल को वो इंतहाई हद तक घुमाता चला गया। फिर वो डायल को पहले वाले हिस्सों पर ले आया। इसके बाद उसने एक बार फिर डायल घुमाया। क्लिक की हल्की सी आवाज़ गूंजी और अलमारी का लॉक खुल गया। अलमारी का दरवाजा खुलते ही उसने अलमारी में मौजूद वसी हथिया अमल का ट्रांसमीटर निकाला। फिर वो ट्रांसमीटर पर फ्रिक्वेंसी सेट करने लगा। सिलसिला मिलते ही उसके लब हिले। हेलो बास, शिराट कॉलिंग। हेलो बास, शिराट कॉलिंग। यस शिराट बास, अटेंडिंग ओवर। बस मैं D3 फाइल की फिल्म हासिल कर चुका हूँ। ओवर। ओह वेरी गुड मिस्टर शिराट, वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं शेल्डल को बेच रहा हूँ। फिल्म उसके हवाले कर देना। ओके पास, मैं शेल्डल का इंतजार कर रहा हूँ। ओवर। ओके ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही राब्ता मुनक़िता हो गया। शिराट ने ट्रांसमीटर ऑफ करके अलमारी में रखा और अलमारी को ऑटोमेटिक लॉक करने के बाद उसने फिल्म जेब में रखी और शेल्डल का इंतजार करने लगा। इतनी आसानी से फिल्म हासिल करने पर वो बेहद खुश था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फिल्म इतनी आसानी से उसके कब्जे में आ जाएगी। अचानक बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही शिराट के चेहरे पर घबराहट के आसार फैलते चले गए और उसी लम्हे फ़ोन के घंटे चला उठे। मोटरसाइकिल तेजी से सड़क पर फिसलती हुई आगे बढ़ती चली गई। सफदर, इस मरतबा तो काफ़ी फास्ट मुजरिमों से पाला पड़ा है। वो हमें हर कदम पर चोट दे रहे हैं और फिर हमें अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। इमरान ने मुंह बसोरते हुए कहा। इमरान साहब, अब भूल रहे हैं, मरते वक्त गैर मुल्की के मुंह से निकलने वाला नाम अधूरा रह गया था। अगर वो नाम मुकम्मल कर देता तो हमारे लिए एक बड़ा क्लू था, मगर अभी हमारे लिए एक छोटा सा क्लू मौजूद है। अगर हम दिमाग पर जोर दें तो इस नामुकम्मल नाम को मुकम्मल कर सकते हैं, सफदर ने पुरजोर अंदाज में कहा। मगर इस मोटरसाइकिल पर मैं दिमाग पर कैसे जोर दे सकता हूँ? हाँ, एक तरीका है, तो मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाओ। तुम्हारा तो काफ़ी वजन है, मेरा ख्याल है इतने वजन से काम चल जाएगा, इमरान ने मासूमियत से कहा और जवाब में सफदर बेचारा मुस्कुरा कर रह गया। इमरान साहब, आप फिर मजाक पर उतर आए हैं, जबकि काफ़ी वक्त संजीदगी का है, सफदर ने उसे याद दिलाया। ओह सॉरी मिस्टर सफदर, वाकई मुझे सीरियस ही रहना चाहिए। ये कहकर इमरान खामोश हो गया। फिर चंद लम्हों बाद उसके लब हिले। शायरा, भला ये क्या नाम हुआ? ऐसा लगता है जैसे किसी पंजाबी फिल्म का विलन हो। क्या वो किसी मुकामी बाशिंदे का नाम लेना चाहता था या फिर किसी गैर मुल्की का नाम? इमरान ने सोचते हुए कहा। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है वो किसी गैर मुल्की का नाम ले रहा था। शिराज, शिराज, शिरान या फिर शिराट बनता है, सफदर ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। और यकीनन यही बात होगी। अब हमें इन तीनों नामों पर जोर देना होगा और जहाँ तक मेरा ख्याल है इनमें से एक नाम मैंने कहीं सुन रखा है, शायद वो नाम शिराट हो। इमरान का लहजा जोशीला होता चला गया। कहीं आपका इशारा होटल शिराट इंटरनेशनल की तरफ तो नहीं? सफदर ने उछलते हुए कहा। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है मिस्टर सफदर, अब हम शिराट इंटरनेशनल चल रहे हैं। अगर हमें मुजरिमों का कहीं से क्लू मिल सकता है तो वो जगह शिराट इंटरनेशनल है। इसके साथ इमरान ने मोटरसाइकिल का रुख शिराट इंटरनेशनल जाने वाली रोड पर कर दिया। अब इमरान पुरजोश किसी कैफियत तारी थी। मोटरसाइकिल आंधी और तूफान की तरह शिराट इंटरनेशनल की तरफ उड़ी जा रही थी। 15 मिनट की मुसाफत के बाद इमरान शिराट इंटरनेशनल पहुंच गया। दोनों मोटरसाइकिल से उतरकर होटल में दाखिल हो गए। शिराट इंटरनेशनल का शुमार 5 स्टार होटलों में होता था। इमरान सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा। मैं मिस्टर शिराट से मिलना चाहता हूँ, इमरान ने तेज लहजे में काउंटर क्लर्क से कहा। क्या आप मिस्टर शिराट से टाइम ले चुके हैं? काउंटर क्लर्क ने सवालिया अंदाज में पूछा। मुझे किसी से मिलने के लिए पहले से टाइम लेने की जरूरत नहीं, ये कहकर इमरान ने इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर का कार्ड निकाल कर दिखा दिया। कार्ड पर नजर पड़ते ही काउंटर क्लर्क के चेहरे पर घबराहट के आसार फैल गए। फिर उसने घंटी बजाकर वेटर को बुलाया। साहब को मिस्टर शिराट के पास ले जाओ। चलिए साहब, वेटर ने दोनों को चलने के लिए कहा। फिर दोनों वेटर के साथ लिफ्ट में सवार होकर तीसरी मंजिल पर आ गए, जहां शिराट का ऑफिस था। जो ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे उन्हें दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इमरान और सफदर ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर इमरान ने बर्फ रफ्तारी से अपना रिवॉल्वर निकाल कर वेटर की पूंछ से लगा दिया। ये
ये आप क्या कर रहे हैं? वेटर के लहजे में खौफ सिमट आया। वही जो हमें करना चाहिए, इमरान ने कराते हुए कहा। फिर वो सफदर से मुखातिब हुआ। सफदर, तुम वेटर को रिवॉल्वर की जद में ही रखो, मैं जरा दौड़ते हुए कदमों का सुराग लगा लूँ। तुम वेटर को लेकर शिराट के कमरे में जाना और हालात को मद्देनजर रखते हुए जो बेहतर समझना करना। ये कहकर इमरान वेटर से मुखातिब हुआ। शिराट का कमरा नंबर क्या है? 310। वेटर ने थूक निकलते हुए कहा। परेशानी से उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ओके सफदर, अब तुम जा सकते हो, इमरान ने सफदर को इशारा करते हुए कहा। इतने में एक मरतबा फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर दूसरे ही लम्हे दाएं तरफ से गैर मुल्की दौड़ते हुए आए और इमरान पर झपट पड़े। गैर मुल्कियों को देखते ही वेटर ने अपनी जगह से छलांग लगाई और सफदर की रेंज से बाहर निकल गया। सफदर और इमरान के लिए ये हमला गैर मुतवक्के था, इसलिए पहले ही वार में गैर मुल्की उन पर छा गए। हैंड्स अप। इनमें से गैर मुल्की ने रिवॉल्वर निकाल कर कराते हुए कहा, हाथ ऊपर। भला ये क्या बात हुई? इमरान ने सर खुजाते हुए कहा। मिस्टर, तुमने सुना नहीं? हाथ ऊपर उठा लो, इस गैर मुल्की ने इस मरतबा तर्श लहजे में कहा। अब कहीं जाकर तुमने सही बात की है, इमरान मुस्कुराते हुए बोला। फिर उसने आंख दबाकर सफदर को इशारा किया और हाथ ऊपर उठा लिए। सफदर ने भी मुस्कुराते हुए इमरान की तकलीफ में हाथ ऊपर उठा दिए। हाथ ऊपर उठाने से पहले सफदर अपनी घड़ी का बैंड बटन बाहर खींच चुका था। अब उसका राब्ता एक्स2 से मिल चुका था। खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना, वरना रिवॉल्वर की तमाम गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतारते जाएंगी, रिवॉल्वर बरदार ने कराते हुए कहा। क्या शिराट इंटरनेशनल में आने वाले तमाम कस्टमर्स से इंतजामिया का सलूक यही होता है? इमरान ने आंखें पटपटाते हुए पूछा। शट अप, रिवॉल्वर बरदार ने कराते हुए कहा। ओह बाप रे बाप, तुम तो काट खाने को दौड़ रहे हो, इमरान ने सहने की एक्टिंग करते हुए कहा। मिस्टर, अपनी जुबान को लगाम दो, रिवॉल्वर बरदार ने जहरीले लहजे में कहा। वहाँ जुबान न हुई, कोई गधा घोड़ा हचर हो गया, इमरान ने मासूमी से जवाब दिया और ये जवाब सुनकर रिवॉल्वर बरदार इमरान पर झपट पड़ा। इमरान पहले ही हमले के लिए तैयार था, इसलिए झुकाई देते हुए खुद को ना सिर्फ इस हमले से साफ बचा लिया, बल्कि घूमता हुआ रिवॉल्वर बरदार से आ टकराया। दूसरे ही लम्हे रिवॉल्वर बरदार मुंह के बाल नीचे गिर पड़ा। वेटर और बाकी दोनों गैर मुल्कियों की तवज्जो जो ही अपने साथियों की तरफ हुई। सफदर अपनी जगह से उछला और उछलता हुआ इन तीनों पर चढ़ दौड़ा। इतने में इमरान भी चीख लगाकर उनके करीब पहुंच चुका था। फिर इमरान अपनी जगह से उछला और उसके दोनों घुटने मुखालिफ के सीने पर जोर से पड़े। मुखालिफ के हलक से निकलने वाली चीख काफी खौफनाक थी। इतने में सफदर भी एक हरीफ को गिरा चुका था। अब उसके मध्य मुकाबले दो हरीफ आ गए थे। सफदर जल्दी से इस वेटर की तरफ बढ़ा जो उन्हें लेकर यहाँ आया था। वेटर उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर दहशत से जल्दी से चलता हुआ पीछे की तरफ भागा। ये देखकर सफदर अपनी जगह से उछला। दूसरे ही लम्हे वेटर उसके शिकंजे में फंस चुका था और इमरान अपने हिस्से के शिकार पर झपटा। खबरदार, हाथ ऊपर उठा लो, वरना मजबूरन मुझे फायर करना पड़ेगा। एक रख्ताबाद उनकी समाज से टकराई। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। एक स्मार्ट नौजवान हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। रिवॉल्वर का रुख इमरान और सफदर की तरफ था। ओह, तो तुम हो फ्रॉड? इमरान ने मुसम्मी सी सूरत बनाकर पूछा। ये क्या बकवास है? मेरा नाम शिराट है मिस्टर अली। इमरान शिराट ने तंजिया लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम मेरे नाम से भी वाकिफ हो? इमरान ने मानी हेज अंदाज में देखते हुए कहा। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, चुपचाप हाथ उठाकर यहाँ चले आओ, शिराट ने आंखें निकालते हुए कहा। इतने में वेटर और दूसरा गैर मुल्की भी संभल चुके थे। मिस्टर चक्रम, तुम वापस अपनी ड्यूटी पर जा सकते हो, शिराट ने वेटर से मुखातिब होते हुए कहा। फिर वो गैर मुल्की की तरफ देखते हुए शाम की तरफ फंकार कर बोला। मिस्टर जगार, तुम इनके साथ ही मेरे कमरे में आ जाओ। 4 लम्हों बाद वो तीनों शिराट के कमरे में मौजूद थे। मिस्टर अली इमरान, मुझे मालूम है कि तुम फाइल T3 के सिलसिले में यहाँ आए हो। अब बहुत ही जुहेदान में फंस चुके हो। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं ना सिर्फ अपने मिशन में कामयाब हो गया हूँ, बल्कि अब तो पाकिशिया का अली इमरान भी मेरे रहमो करम पर है। अब मैं तुम्हारा कांटा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मगर मुझे तो कोई कांटा नहीं चुभा, इमरान ने नरम लहजे में कहा। और यू शट अप, शिराट मजाक बर्दाश्त नहीं करता। शिराट तकरीबन फट पड़ा। तो गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा अंदाजा? शिराट ने हैरत से उछलते हुए कहा। यही कि फिल्म तुम्हारे पास है, इमरान ने मुंह बसोलते हुए कहा। यह नामुमकिन है, इसका तुम्हें पहले से इल्म नहीं था। शिराट के लहजे में हैरत थी। मिस्टर शिराट, मैं तुमसे फिल्म लेने ही आया हूँ। क्या तुमने पाकिशिया सीक्रेट सर्विस को इतना अहमक समझ रखा है? ये कैसे मुमकिन है कि मुजरिम यहाँ दंदनाते फिरें और सीक्रेट सर्विस के कानो कान खबर न हो? इमरान का लहजा करहतगी से भरपूर था। और तो यहाँ की सीक्रेट सर्विस पहले ही मेरे पीछे लगी हुई थी, शिराट ने हैरत से उछलते हुए कहा। फिर उसके लाभ हिले मैं तुम दोनों को अब हलाक कर दूंगा और यू सीक्रेट सर्विस मेरी गर्द को भी न पा सकेगी। शिराट के लहजे में कार थी। फिर दूसरे ही लम्हे उसकी उंगली का दबाव ट्रैगर पर बढ़ता चला गया। इमरान ने खुद को फौरी एक्शन के लिए तैयार कर लिया। कमरे में फायर की आवाज़ गूंजी। गोली सीधी इमरान के दिल की तरफ बढ़ी। दूसरा लम्हा शिराट को चौंका देने के लिए काफ़ी था। इमरान अपनी जगह से उछला और गोली जूम की आवाज़ के साथ उसके करीब से गुजरती चली गई। फिर इससे पहले कि शिराट दूसरा फायर करता, मेज़ पर पड़ा टेलीफोन चला उठा। इसके साथ ही शिराट की आंखों में उलझन तैर गई। उसने इमरान के दिल का निशाना लेते हुए रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ काउंटर क्लर्क था। सर, एक अभी गैर मुल्की औरत और एक मुकामी बाशिंदा यहाँ आए हैं। औरत अपना नाम रीटा बता रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। रीटा? मगर मैं तो इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता, शिराट ने हैरत से जवाब दिया। ठीक है, तुम फ़ोन पर उससे मेरी बात करा दो, शिराट ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर दूसरी तरफ से रिसीवर पर एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज़ उभरी। मिस्टर शिराट, मुझे वाइट पैंथर ने आपके पास भेजा है। मैं फिल्म D3 का आपसे सौदा करना चाहती हूँ। वाइट पैंथर? ठीक है, तुम रिसीवर काउंटर क्लर्क को दे दो, शिराट ने इत्मीनान से कहा। फिर वो काउंटर क्लर्क से मुखातिब हुआ। मिस्टर जॉर्ज, इन्हें मेरे रूम में भेज दो, मामला काफ़ी सीरियस है, मेरा ख्याल है तुम समझ गए हो। ये कहते हुए उसने रिसीवर क्रडल पर रखा। फिर इमरान से मुखातिब हुआ।
तो गोया तुम्हारी पूरी सीक्रेट सर्विस इस केस पर काम कर रही है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। दूसरे ही लम्हे सफदर और इमरान जगह पर उछल पड़े। उनके सामने जूलिया और कैप्टन मंसूर खड़े थे। इधर जूलिया और कैप्टन मंसूर भी उन्हें देख कर चौंक गए। इतने में मशीन गन ने उनके जिस्मों से आ लगी। हा, शरार से टकराना इतना आसान काम नहीं जितना तुम लोगों ने समझ रखा था। कमरे में शरार के कहकहा गूंजता चला गया। मिस्टर शरार, जब तक इमरान के जिस्म में खून का एक कतरा भी मौजूद है तुम अपने घिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इमरान हर हाल में तुमसे फिल्म हासिल करके रहेगा। इमरान के लहजे में दरिंदगी उमड़ आई। एक लम्हे के लिए तो सफदर, जूलिया और कैप्टन मंसूर भी इसके लहजे में मौजूद दरिंदगी से काम कर रह गए। शरार तो दोनों स्टेन गन बरदार भी लरज उठे थे। इस लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, शरार ने धीमे लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद का गैर मुल्की कमरे में दाखिल हुआ। हेलो मिस्टर शरार, इसने खुशगवार लहजे में कहा। फिर वो फौरन इमरान और उसके साथियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मिस्टर शरार, ये सब क्या है? ये यहाँ की सीक्रेट सर्विस के मेंबर हैं, शरार ने जवाब दिया। मगर ये यहाँ कैसे पहुँच गए? गैर मुल्की जो शैरल था उसके लहजे में हैरत का अंसर नुमाया हो गया। ये शुरू से ही मेरी निगरानी कर रहे थे। अब जबकि फिल्म मेरे कब्जे में आ चुकी है तो उन्हें किसी तरह इसकी भनक पड़ गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इन्हें फौरन गोली मार दो। इसका जिंदा बच जाना हम सब के लिए मौत का पैगाम साबित होगा, शैरल ने मुतफिकराना लहजे में कहा। हाँ मिस्टर शैरल, तुम्हारे आने से पहले मैं यही करने लगा था। अब तुम आ गए हो तो अपनी आंखों से इनका अंजाम देखो। अब ये शरार से टकराना मौत को दावत देना है और अब ये वक्त को पछताएंगे जब ये मेरे पीछे लगे हुए थे, शरार ने सफकाना लहजे में कहा। इंतकाम की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया। इन्हें गोलियों से भून डालो। इनका बचाना हमारे लिए मौत साबित होगा। ओके पास दोनों मशीन गन बरदारों ने वहशियाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। फिर दूसरे ही लम्हे कमरा मशीन गनों की तरतराहट से गूंज उठा। गोलियां बारिश के कतरों की तरह इमरान और उसके साथियों की तरफ लपकी। अब उनमें और मौत के दरमियान चंद लम्हों का फासला रह गया था। दूसरे ही लम्हे इमरान और उसका साथी बर्क रफ्तारी से अपनी जगह से उछले। इसी लम्हे गोलियां उनके करीब से गुजरती चली गईं। ये देखकर शरार और शरल के जिस्म गुस्से की ज्यादती से कांपने लगे। उनकी आंखों में तूफान मौजसन था। नमक हरामो, तुम्हारी साहियतों को जंग लगता जा रहा है। क्या तुमसे मशीन गन निहत्ते दुश्मनों का निशाना नहीं ले सकते? शरार ने चलाते हुए कहा। तुम अपनी सी कोशिश करके देख लो शरार, हमेशा बातिल के सामने हक की फतह हुई है। मौत एक दिन आनी है, मगर जब तक इस खुदाए बुजुर्गों बरतर को हमारी जिंदगी मकसूद है। तुम जैसे गीदड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान का लहजा जहरीला था। भून डालो इन कुत्तों को, शरार ने कराते हुए अपने साथियों से कहा। उसी लम्हे एक मर्तबा फिर कमरे में रेट रेट की आवाज़ें गूंजने लगी और साथ ही कमरा इंसानी चीहों से गूंज उठा। गोलियां शरार के एक साथी को छलनी कर चुकी थी। ये देखकर शरार पर दरिंदगी तारी हो गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, शरार ने गुस्से की ज़्यादती से जलाते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह से उछला। इमरान और उसके साथ इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। जो ही शरार इमरान की रेंज में आया, इमरान अपनी जगह से उछला। दूसरे ही लम्हे कमरे में शरार की चीखें गूंजती चली गई। इमरान की दोनों टांगें शरार के पेट पर लगी थी और शरार तकलीफ से दोहरा होता जा रहा था। इतने में एक स्टेन गन बरदार ने इमरान की टांगों का निशाना लिया। गोलियां तेजी से इमरान के हलक से कराह निकली और वो जमीन पर दोहरा होता चला गया। शायद उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। इमरान को यूं जख्मी होता देखकर जूलिया, सफदर और कैप्टन मंसूर पर दरिंदगी तारी हो गई। सफदर और कैप्टन मंसूर मशीन गनों की परवाह किए बगैर स्टेन गन बरदार पर जड़ दौड़े। सबको जूलिया तेजी से इमरान की तरफ लपकी। इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। जूलिया, इमरान तुम ठीक हो ना? जूलिया ने रंधी हुई आवाज में पूछा। फिलहाल तो ठीक हूँ, बस गोली दाएं टांग को छूती हुई गुजर गई है, इमरान साहब ने हस्बे आदत मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो अपने जख्म की परवाह किए बगैर शरार पर चढ़ दौड़ा। शरार जो इमरान की तरफ से बिल्कुल मुतमईन था, यूं से अपनी तरफ आते देखकर घबरा गया। इतने में जूलिया शरल पर झपट पड़ी। चंद ही लम्हों बाद वो चारों से गुतम गुत्ता थे। इमरान जख्मी होने के बावजूद बड़ी फुर्ती से शरार का मुकाबला कर रहा था। कुछ देर बाद चारों मुजरिम जमीन पर बेदम पड़े हुए थे। इमरान ने हाथ झाड़ते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ मिस्टर। कमरे में एक भारी भरकम आवाज गूंजी। चारों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सफदर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ मिस्टर सफदर, ये दरवाजा तुमसे नहीं खुलेगा। जब तक मैं ना चाहूँ तुम लोग इस कमरे से नहीं निकल सकते। कमरे में वही भारी भरकम आवाज गूंजी। ये तुम्हारी भूल है मिस्टर ब्लैकमैन, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओह, तो तुम मेरा नाम भी जानते हो? कमरे में वही बौखलाई हुई आवाज गूंजी। हाँ, जब इमरान किसी मुजरिम तंजीम के पीछे लग जाता है तो इसका पूरा हदूद अरबा खंगाल डालता है। इमरान से बचना बहुत मुश्किल है मिस्टर ब्लैकमैन। ये कहते हुए इमरान शरार पर झुका जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। इमरान को यूं शरार पर झुकता देखकर कमरे में ब्लैकमैन की गराहट भरी आवाज गूंजी। मिस्टर अल इमरान, वहीं रुक जाओ। खबरदार अगर तुमने फिल्म D3 को छूने की कोशिश की, मगर वो इमरान ही क्या जो किसी की बातों में आ जाए। वो फौरन शरार पर झुका और उसकी जेब से फिल्म D3 निकालकर अपनी जेब में ठोंस ली। मिस्टर इमरान, तुमने सुना नहीं? फिल्म जेब से निकालकर मेज पर रख दो। ये नामुमकिन है मिस्टर ब्लैकमैन। इस फिल्म में इमरान के मुल्क की सलामती पोशीदा है और जब तक इमरान जिंदा है तुम इस फिल्म की गर्द को भी नहीं पा सकते। इमरान ने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। तो फिर मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ब्लैकमैन के लहजे में गराहट उभर आई।
फिर एक धमाके से कमरे का दरवाजा खुला और 4 आदमी स्टेन गन थामे कमरे में घुस आए। अगर जिंदगी चाहते हो तो हाथ ऊपर उठा लो, इनमें से एक स्टेन गन बरदार ने तहकुमाना लहजे में कहा। जवाब में इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और हाथ ऊपर उठा दिए। इमरान की तकलीफ में सफदर, कैप्टन मंसूर और जूलिया ने भी हाथ ऊपर उठा दिए। फिर इन्हें स्टेन गनों की जदों में कमरे से बाहर ले जाया गया। बाहर आते ही उनके सरों पर कयामत टूट पड़ी। शायद उनके सरों पर मशीन गनों के दस्ते मारे गए थे। वो कराहते हुए लड़खड़ाए। इससे पहले कि वो नीचे गिरते उन्हें मशीन गन बरदारों ने संभाल लिया। फिर जब उन्हें होश आया उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद पाया। उनके सरों में दर्द की लहरें दौड़ रही थी। इमरान ने आंखें पटपटाते हुए कमरे में नजर दौड़ाई। जूलिया, सफदर और कैप्टन मंसूर भी करीब ही लेटे हुए थे। इमरान ने गैर अरादी तौर पर जेब में हाथ डाला और दूसरे ही लम्हे उसके होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सिकुड़ के ब्लैक मैन उसकी जेब से फिल्म हासिल कर चुका था। इमरान जंप लगाकर उठा और सफदर पर झुक गया। सफदर उठो, इमरान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। चंद ही लम्हों बाद सफदर, जूलिया और कैप्टन मंसूर होश में आ चुके थे। इन दिनों को होश में लाने के बाद इमरान कमरे के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुआ। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था, दरवाजा एक झटके से खुला और 2 गैर मुल्की मशीन गन लिए कमरे में दाखिल हुए। कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करना, खामोशी से हमारे साथ चलो, उनमें से एक ने गराते हुए कहा। अच्छा भाई, बेफिक्र रहो, कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, अब तो सही हरकत ही करूंगा। इमरान ने कंधे उचकाए और बेसाख्ता जूलिया, सफदर और कैप्टन मंसूर के हलक से कह कहा उबल उठा। इमरान साहब, आप वाकई अजीम हैं। कैप्टन मंसूर ने पुरहसीन अंदाज में इमरान की तरफ देखते हुए कहा। क्यों मक्खन लगा रहे हो कैप्टन? इमरान ने मुसम्मी सूरत बनाई। फिर वो जारों मशीन गनों की ज़द में कमरे से बाहर निकले। अब उनके सामने कॉरिडोर थी। वो मशीन गनों की ज़द में कॉरिडोर में चलने लगे। फिर चंद लम्हों बाद वह कमरे के करीब जाकर रुक गए। कमरे के बाहर एक गैर मुल्की मशीन गन लिए पहरा दे रहा था। कमरे में एक बड़ी सी मेज मौजूद थी। मेज के पीछे का ढेर उम्र आदमी बैठा हुआ था। मेज पर सामने 2 स्क्रीनें लगी हुई थी और मेज पर मुख्तलिफ रंगों के कई बटन भी लगे हुए थे। बूढ़े के चेहरे पर सख्ती के आसार फैले हुए थे, आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। फिर इस बूढ़े आदमी ने इन तीनों में से एक बटन को प्रेस किया। इसके साथ स्क्रीन रोशन हो गई और स्क्रीन पर एक नौजवान का चेहरा नजर आने लगा। ओल्ड फॉक्स स्पीकिंग, नंबर 13, फिल्म D3 की क्या रिपोर्ट है? ओल्ड फॉक्स ने तेज लहजे में पूछा। बास, फिल्म D3 हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ से एक मोहताना आवाज उभरी। ठीक है, अब तो ये मिशन मुकम्मल हो गया। ये कहकर चीफ ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने एक और बटन प्रेस किया। इसके साथ ही स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर एक चेहरा जलमलाने लगा। माइकल, ब्लू स्टार की एक्टिविटीज क्या है? मेरी तलाह के मुताबिक वो भी माइक्रो प्लान में दिलचस्पी ले रहे थे। चीफ ने पूछा। बास, चंद लम्हों पहले रिपोर्ट मौसूल हुई है। एक इंतहाई हैरान कुन खबर है, माइकल ने जवाब दिया। वो क्या माइकल? चीफ की आंखों में उलझन तेज हो गई। बास, ब्लू स्टार अपनी एम्बेसी पर जा रहा है। रास्ते में एक बुढ़िया उसकी कार टकरा गई। बुढ़िया को खासी चोटें तो नहीं आई थी। बहरहाल ब्लू स्टार बुढ़िया को फारिग करके अपनी एम्बेसी गया। फिर थोड़ी देर बाद वो बदहवासी में वापस लौटा। उसका चेहरा बता रहा था जैसे उसकी कोई अहम चीज खो गई है। माइकल अभी बता रहा था कि अचानक चीफ बोल उठा। माइकल, तुम बिल्कुल निकम्मे होते जा रहे हो। मैंने रिपोर्ट मांगी है और तुम मुझे फजूलियात में उलझा रहे हो। सॉरी बॉस, मगर आपने अभी मेरी पूरी रिपोर्ट सुनी ही नहीं। जब हंसेंगे तो आप भी दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाएंगे। माइकल ने कहा। हरी, आप जल्दी बताओ क्या बात है। चीफ का लहजा नर्म और मुतजस्सिसाना था। बॉस, ब्लू स्टार की वापसी के बाद उसका नंबर 2 पूरे शहर में जेब कतरों को पागलों की तरह तलाश कर रहा है और इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ की मशहूर मुजरिम जोफियालों की हिदमात हासिल की है। मगर क्यों, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? चीफ के लहजे में हैरत दर आई। बॉस, मैंने इंक्वायरी की थी। मुझे ये मालूम हुआ है कि दौरान हादसा किसी ने ब्लू स्टार का पर्स उड़ा लिया है और नंबर 2 उस पर्स की बाजियाबी के लिए परेशान है और इस सिलसिले में उसने पर्स की कीमत 3 लाख रुपए लगा दी है। माइकल ने जवाब दिया। बॉस, ये सुनते ही चौंक पड़ा था। चुनाचे मैंने अपने तौर पर सुराग लगाने की कोशिश की और मुझे इसमें कामयाबी भी हुई है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ब्लू स्टार के पर्स में कोई माइक्रो फिल्म मौजूद थी जिसे वो अपनी एम्बेसी पहुंचा गया था। क्या? चीफ तकरीबन अपनी जगह पर उछल पड़ा। प्लीज जल्दी बताओ फिर क्या हुआ और ये मालूमात तुमने कैसे हासिल की? बास के लहजे में घबराहट थी। बास, ब्लू स्टार की एम्बेसी में मेरा एक आदमी काम करता है। मैंने उसी से कांटेक्ट किया था। उसने एम्बेसडर से कांटेक्ट किया था। उसने एम्बेसडर के कमरे में डिक्टाफोन लगा रखा था और तमाम बातें उसने डिक्टाफोन की मदद से सुनी है। माइकल ने तफसील बताई। फिल्म? नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? बास का चेहरा एकदम तारीख हो गया। मैं समझा नहीं बास, आप क्या कहना चाहते हैं? माइकल ने हैरत से कहा। माइकल, प्लीज तुम फौरन जोफियालो से राब्ता कायम करो और उसे इस पर्स के 10 लाख की ऑफर कर दो। प्लीज हरी आप, मैं भी अपने तौर पर इस पर्स की बाजियाबी की कोशिश करता हूँ। मुझे हर कीमत पर वो पर्स चाहिए। फौरन अपने सेक्शन के आदमियों को इस काम पर लगा दो। मैं नाकामी का लफ्ज सुनने का आदी नहीं हूँ। बास ने तेज लहजे में कहा। ओके बास, आप फिक्र ना करें, मैं इस पर्स को तलाश करके आपके पास ले आऊंगा। माइकल ने जवाब दिया। बास ने बटन ऑफ कर दिया। ओ, क्या वो फिल्म जाली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
फिर उसने एक बटन प्रेस किया। चंद लम्हों बाद माइक पर एक भारी भरकम आवाज उभरी, हेडक्वार्टर स्पीकिंग ओवर, हैंग्री फॉक्स फ्रॉम दिस साइड ओवर। बास ने मुदबाना लहजे में कहा, यस प्लीज रिपोर्ट ओवर। दूसरी तरफ से वही भारी भरकम आवाज आई, फौरन माइक्रोफिल्म को चेक करें, मुझे शक है कि हेडक्वार्टर पहुंचने वाले फिल्म जाली थी ओवर। हैंग्री फॉक्स ने कहा, ओ अगर ऐसी बात है तो मेरी कॉल का इंतजार करना और मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करूंगा ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही दूसरी तरफ से आवाज आना बंद हो गई। हैंग्री फॉक्स के चेहरे पर परेशानी के तासुरात फैले हुए थे। उसने थके थके अंदाज में बटन ऑफ किया, फिर उसने एक तवील सांस लेकर एक और बटन प्रेस किया। दूसरे ही लम्हे स्क्रीन पर पीटर का चेहरा नमूदार हो गया। बास स्पीकिंग ओवर। हैंग्री फॉक्स का लहजा कदरे सख्त था। यस बास, पीटर स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से पीटर की आवाज सुनाई दी, प्लीज रिपोर्ट ओवर। हैंग्री फॉक्स ने तेज लहजे में कहा, बास मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान को माइक्रोफिल्म की तलाश में शिरार इंटरनेशनल तक जा पहुंचा है। व्हाट? हैंग्री फॉक्स के लहजे में हैरत दर आई। तुम्हारा मतलब है शिरार भी इस फिल्म में दिलचस्पी ले रहा है? हैंग्री फॉक्स का लहजा हैरत से भरपूर था। यस बास, अब इससे कुछ देर कबल मैंने जूली और कैप्टन मंसूर को भी वहाँ देखा है। मामला काफी सीरियस है बास। लगता है असली फिल्म शिरार के पास है, वरना सीक्रेट सर्विस के चारा हम रुकन वहाँ का रुख ना करते। पीटर ने रिपोर्ट दी, ओह वेरी सैड। इसका मतलब है माइकल की रिपोर्ट हकीकत पर मबनी है, हैंग्री फॉक्स ने चूमते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार मजीद गहरे हो गए थे। मुझे मालूम है माइक्रोफिल्म मशकूक हो चुकी है, असल शायद शिरार के पास पहुंच चुकी है और माइकल की रिपोर्ट दुरुस्त है ओवर। मगर बास ये कैसे हो गया? आपने तो फिल्म को चेक किया था ओवर। पीटर ने हैरत से कहा, फिल्म को चेक किया था ओवर। फिल्म को तो चेक किया गया था, मगर अब हालात ने एक नई करवट बदली है। अब वो फिल्म मशकूक हो गई है। मैंने हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर दी है। अब तो रिपोर्ट आने पर ही हकायक का पता चलेगा। मेरी कॉल तक रिचर्ड को वहीं रोके रखो ओवर। हैंग्री फॉक्स ने कहा, ओके बास ओवर। पीटर ने जवाब दिया, ओके ओवर एंड ऑल। हैंग्री फॉक्स ने बटन ऑफ करते हुए कहा और स्क्रीन पर तारीकी छा गई। फिर दूसरे ही लम्हे स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। अब स्क्रीन पर माइकल का चेहरा उभर आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर जोश तारी था। बास, माइकल स्पीकिंग। माइकल की आवाज़ कमरे में गूंजी। यस माइकल, रिपोर्ट प्लीज ओवर। हैंग्री फॉक्स के लहजे में बेचैनी थी। बास, इस जेब कतरे को ट्रेस कर लिया गया है जिसने ब्लू स्टार की जेब से पर्स उड़ाया था, मगर फिल्म बरामद नहीं हुई। किसी ने उसे जख्मी करके पर्स छीन लिया है और पर्स से फिल्म निकाल कर पर्स फेंक दिया है ओवर। माइकल ने रिपोर्ट दी। क्या वो जो फ्यालो का आदमी था ओवर? बास ने चौंक कर पूछा। नहीं बास, जो फ्यालो को भी नाकामी हुई इत्तला मिली है वो ब्लू स्टार का आदमी भी नहीं है। मैं इंक्वायरी कर चुका हूँ ओवर। तो फिर वो कौन था और इसे फिल्म से क्या दिलचस्पी थी? ये बात समझते वाला तर है ओवर। हैंग्री फॉक्स ने कहा, बास आप फिक्र ना करें, मेरे सेक्शन के आदमी उसे तलाश कर रहे हैं। जो ही मुझे कोई सुराग मिला मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे आदमी शिकारी कुत्तों की तरह इस मिशन में फैले हुए हैं ओवर। ओके माइकल, ये तुम्हारे ऊपर आने का वक्त है। इसे हर कीमत पर तलाश करो। मुझे नाकामी नहीं कामयाबी और 100% कामयाबी चाहिए। इस फिल्म पर हमारी जिंदगियों का दारोमदार है। बास का लहजा जज्बाती था। यस बास, आप मुतमईन हो जाए, माइकल इसकी तलाश में शहर की ईंट से ईंट बजा देगा। माइकल ने जवाब दिया, शाबाश माइकल, मुझे तुम पर फख्र है। चाहे तुम्हें सारे शहर को कत्ल करना पड़े, तुमने अपना मिशन हर हाल में ओवर करना है ओवर। थैंक यू बास, ऐसा ही होगा। माइकल अपने दुश्मनों पर मौत बनकर बरसेगा ओवर। और फिर स्क्रीन तारीख होगी। हैंग्री फॉक्स के चेहरे पर परेशानी के आसार मजीद गहरे हो गए। अब तक तो वो बड़ा मुतमईन था कि उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया और असल फिल्म के धोखे में वो हेडक्वार्टर में जाली फिल्म भेज चुका था और यू हेडक्वार्टर ने उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई थी और इसके लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। और इसकी पोजीशन इसी हालत में ख़त्म हो सकती थी कि वो हेडक्वार्टर से इत्तला होने से पहले असल फिल्म हासिल करे। अभी वो ख्यालों में ही गुम था कि अचानक कमरे में हल्की सी सीटी की आवाज़ गूंजी। हैंग्री फॉक्स चौंक कर हेड ट्रांसमीटर की तरफ मुतवज्जे हुआ। हेडक्वार्टर कॉलिंग हैंग्री फॉक्स ओवर। यस हैंग्री फॉक्स स्पीकिंग ओवर। हैंग्री फॉक्स फिल्म जाली है ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया और हैंग्री फॉक्स को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर एटम बम फट पड़ा हो। उसका खदशा दुरुस्त निकला। हेडक्वार्टर में उसकी पोजीशन काफ़ी नाजुक हो गई थी। मुझे पहले ही शक हो गया था कि फिल्म जाली है, इसलिए मैंने आपको इत्तला कर दी और साथ ही असल फिल्म की बाजियाबी के लिए एक्शन में भी आ गया। जल्द ही असल फिल्म हेडक्वार्टर मुहैया कर दी जाएगी और मेरे आदमी चारों तरफ फैल चुके हैं ओवर। मुझे कारकर्दगी चाहिए हैंग्री फॉक्स, मुझे आदमी से कोई कर्ज नहीं, अंडरस्टैंड ओवर। दूसरी तरफ से तेज लहजे में कहा गया, ये इस बात में अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही असल फिल्म तक पहुँच जाऊँगा ओवर। हैंग्री फॉक्स ने थके थके लहजे में कहा। हैंग्री फॉक्स, अब तक तुम्हारी हेडक्वार्टर में पोजीशन बड़ी अच्छी रही, मगर इस फिल्म ने तुम्हारे सारे क्रेडिट को डिवैल्यू कर दिया है। अगर जल्द असल फिल्म हेडक्वार्टर ना पहुंची तो फिर शायद तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा ओवर एंड ऑल। इसके साथ ही कमरे में खामोशी छा गई और हैंग्री फॉक्स ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सियाह रंग की लेमोसीन कोठी से कुछ फासले बराकर रुक गई। कार में 4 अफराद सवार थे। चारों शक्ल सूरत से ही जराइम पेशा लगते थे। सफाकी उनके चेहरों पर पूरी तरह छाई हुई थी। आंखों में एक तरह की वहशत थी और सांसों में तलातुम। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये डेथ ग्रुप था जिसे बास ने जो फ्यालो ने काम पर लगाया हुआ था। रहूशिया ने पूरी दुनिया में चंद खास आदमियों को चुनकर ये ग्रुप तश्कील दिया था और इस ग्रुप का नाम लीडर नार्गन था। नार्गन इस कदर सफाक था कि पूरा ग्रुप से लरसता था। जो फ्यालो को उसकी यही सफाकी पसंद थी और वो इसे बड़ा अजीज रखता था, इसीलिए उसने डेथ ग्रुप का इंचार्ज बना रखा था। अब जो फ्यालो के लिए उसके जिम्मे ब्लू स्टार के पर्स का काम लगा रखा था। नार्गन के आदमी ने उसे इत्तला दी थी कि वो पर्स चिकाल नामी गुंडे ने उड़ाया है
और इस वक्त वो जकाल के ठिकाने के करीब मौजूद थी। जकाल भी कत्लो गारत गरी का बादशाह माना जाता था। इस वक्त नारगन की कार की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से एक ताकतवर दूरबीन लगी हुई थी और वो इस कदर दूरबीन की मदद से कोठी के मेन गेट को देख रहा था। जो ख्यालों ने उसे फिलहाल जकाल के ठिकाने की निगरानी का काम सौंपा था, किसी किस्म की मुदाहलत से उसे रोक रखा था, इसलिए वो दूरबीन लगाए कोठी के मेन गेट को नजर में रखे हुए था। अचानक उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक कर फायरिंग की आवाज़ सुनने लगा। मेरा ख्याल है कोठी में फायरिंग हो रही है, नारगिन ने चौंकते हुए कहा। अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, यस पास, हमें भी यही महसूस हो रहा है, यकीनन कोठी में कोई गड़बड़ है। पीछे बैठे हुए एक आदमी ने जवाब दिया, मगर कोठी में इस कदर शदीद फायरिंग का क्या मकसद हो सकता है? नारगिन ने होंठ दांतों तले दबाते हुए कहा। वो किसी हद तक परेशान हो गया था। फायरिंग का जवाब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद फायरिंग रुक गई और वहाँ मुकम्मल सुकून तारी हो गया। नारगिन ने बेचैनी से अपने साथियों की तरफ देखा। वो जो ख्यालों की वजह से मजबूर था, वरना जरूर मुदाखलत करता। फिर दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें आने लगी थी और ये आवाज़ें करीब आती जा रही थी। ओ पुलिस आ रही है, शायद किसी ने फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस को फ़ोन कर दिया है। नारगिन के चेहरे पर मजीद परेशानी फैल गई। बास अब तो लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, ड्राइवर ने तशवीश से कहा। इससे पहले कि नारगिन कोई कदम उठाता, कोठी का गेट खुला और जकाल की कार बरामद हुई। अब तो नारगिन चौंक पड़ा और जकाल की कार कोठी समेत निकलकर उसके मुखालिफ से दौड़ती चली गई और जकाल फरार होने में कामयाब हो गया। मगर ये फायरिंग तो हमें इसका ताकुब करना चाहिए, कहीं ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। मेरे ख्याल में ये हमें एक भी सड़क की तरफ निकलेगा। फिर उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। फिर उसने कार गियर में डालते हुए उसके दाएं तरफ वाली सड़क पर रवाना हो गया। उसने जैसे ही कार को मुड़ा, से कुछ दूर ही जकाल की कार जाते हुए दिखाई दी। जकाल की कार हाथ से तेज रफ्तारी से शहर की तरफ जा रही थी। नारगिन के ड्राइवर ने खास फासला देकर उसका ताकुब शुरू कर दिया। ये अब कहाँ जा सकते हैं? नारगिन ने हैरत से पूछा। पता नहीं बॉस, ड्राइवर ने जवाब दिया। कुछ देर बाद एक कार फ्लैट के करीब जा रुकी। कार से दो हफ्ची बाहर निकले। उसके साथ ही जकाल की कार आगे बढ़ गई। ये देखकर नारगिन परेशान हो गया कि अब क्या करे। आखिर उसने कार का ताकुब करने का फैसला किया। फिर वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ। मेरे ख्याल में तो हालात मजीद उलझ गए हैं। अब तुम कार को इस कार से आगे ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कार में कौन मौजूद है। ओके बॉस, ड्राइवर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। कार आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ी। दोनों कारों का दरमियानी फासला लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा था। आगे वाली कार इस रफ्तार से चल रही थी। फिर चंद लम्हों बाद दोनों कारें बराबर दौड़ने लगीं। इस कार को एक नौजवान चला रहा था। नौजवान के चेहरे पर सख्ती के आसार थे। इस नौजवान ने नारगिन और उसके साथियों को घूर कर देखा। ये कोई और ही अजनबी था। बास एक्शन शुरू किया जाए। पीछे बैठे दोनों अफराद ने कहा, हाँ मगर इस नौजवान को जिंदा पकड़ना है ताकि हालात मालूम हो सके। एक्शन किसी वीरान सड़क पर करना। नारगिन ने तकरीबन चलाते हुए कहा। नारगिन ने ड्राइवर ने कार को नहायत महारत से मोड़ा। कार उलटते उलटते बची थी। ड्राइवर अपने काम में काफी माहिर था, वरना उसके लिए इन हालात में कार को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। कार को मोड़ते ही ड्राइवर ने तेजी से दौड़ाया। ये एक छोटी सी सड़क थी जिसके दोनों तरफ घने दरख्त थे। नारगिन की कार अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें पहले वाली कार दूर एक साइड पर खड़ी हुई नजर आई और ड्राइवर ने इस कार को देखते ही रफ्तार तेज कर दी। फिर इससे काफी फासले पर उसने अपनी कार रोक दी। कार रोकते ही वो चारों इजलत में कार से नीचे उतरे। फिर दो तरफ में फैल कर कार की तरफ बढ़ने लगे। उनके हाथों में स्टेन गन्ने पकड़ी हुई थी जो तेजी से अपना रुख बदल रही थी। जल्द ही वो चारों कार तक पहुंच गए। ओ मैं तो जकाल मौजूद था, जल्दी करो, वो नौजवान कहीं करीब ही मौजूद होगा, उसे फौरन पकड़ो। नारगिन ने कार का दरवाजा खोलकर जकाल को बाहर निकालते हुए कहा। जकाल का जिस्म लहमों से चूर था। इस पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था। बड़ी बेदर्दी से उसकी सारी खाल को खींचा गया है, नारगिन ने चौंकते हुए कहा। फिर वो जल्दी से जकाल की जेबों की तलाशी लेने लगा। उसकी जेबों में एक पर्स, आला किस्म के सिगरेटों का एक पैकेट और एक की चेन बरामद हुई। पर्स देखते ही नारगिन ने बेताबी से खोला। ये जकाल का अपना पर्स था। अंदर जकाल का आइडेंटिटी कार्ड मौजूद था। नारगिन ने ये चीजें वापस उसकी जेबों में ठोंसी। इतने में नारगिन के तीनों साथ दरख्तों में घुस गए थे और नारगिन अकेला ही कार के पास खड़ा था। उसने जकाल को वापस सीट पर फेंका। इतने में से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से उछल पड़ा। फायरिंग किसी तरह से की गई थी। उसने जल्दी से अपने कंधे से टॉमी गन उतारी, इस तरह फायरिंग शुरू कर दी। मगर दूसरे ही लम्हे एक धमाके से टॉमी गन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो चलकर नीचे गिर पड़ा। फिर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाला, मगर एक और धमाका हुआ। रिवॉल्वर भी उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। फायर करने वाला कोई माहिर निशानेबाज था। नारगिन छलांग लगाकर एक दरख्त की ओट में हो गया। वो महफूज था। दरख्त की ओट में होते ही उसने जेब से एक और रिवॉल्वर निकाला और गौर से इस दरख्त की तरफ देखने लगा। उसके ख्याल में जहाँ से फायरिंग हुई थी इसके साथियों की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। इससे यही जाहिर हुआ था कि उसके साथी पहले भी फायरिंग में हलाक हो चुके थे। ये बात नारगिन के लिए बड़ी तशवीशनाक थी। अब वो दुश्मन के मुकाबले में अकेला रह गया था। दुश्मन का पता नहीं था कि वो कहाँ छुपा बैठा है और वो खुद दुश्मन की नजरों में था। दुश्मन भी कोई माहिर निशानेबाज था। नारगिन दरख्त के पीछे बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। वो चौकन्ना होकर दाएं बाएं देख रहा था, मगर उसे दुश्मन के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो बार बार इस घने दरख्त की तरफ देखता था जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक उसका दुश्मन गुस्सा बैठा है। चंद लम्हों बाद उसे घने दरख्त की शाखें हिलती हुई महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई नीचे उतर रहा हो। नारगिन ने अपना सांस रोक लिया और ट्रैगर पर उंगली का जोर बढ़ा दिया। दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ और फिर इंसानी चीख की आवाज़ भी उभरी। फिर लाश की सूरत में एक इंसानी जिस्म नीचे गिर पड़ा। नारगिन ने मुस्कुराकर अपने रिवॉल्वर की नाली में फूंक मारी। फिर उसने रिवॉल्वर जेब में रखा और उठकर इस तरफ भागा जहाँ नौजवान गिरा था।
इमरान और उसके साथियों को देखते ही इस पहरेदार मशीन गन बरदार के लबों पर सफाकाना मुस्कुराहट रेंग गई। पास तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, गैर मुल्की ने कहा। फिर उसने इनके लिए दरवाजा खोल दिया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे में दाखिल हो चुके थे। कमरे में सामने एक ऊंची कुर्सी बिछी हुई थी जिस पर ब्लैकमैन पुरगरूर अंदाज में बैठा हुआ था। उसके पीछे दो आदमी एक एक मशीन गन लिए मुड़ खड़ा था। कमरे में शिराड और शरल भी मौजूद थे। आओ मिस्टर इमरान, तुमने मेरी ताकतों का अंदाजा लगा लिया, मैं कितनी आसानी से दुश्मनों पर गलबा पा लेता हूँ। फिर उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, ये है वो फिल्म जिसकी हिफाजत तुम्हारी सीक्रेट सर्विस न कर सकी, और हम आप लोगों की आंखों में झूल धोंक कर इस फिल्म को लियोड़े हैं। अब तुम हमारी कैद में हो। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मौत के मुंह से नहीं बचा सकती। ये कहते हुए ब्लैकमैन के हलक से एक तवील कह कहा उबल पड़ा। ठीक उसी लम्हे इमरान अपनी जगह से उछला और हमला इस कदर गैर मुतवक्किल था कि ब्लैकमैन और उसके साथी हैरतज़दा हो गए। उन्हें सोचने संभलने का मौका ही ना मिला। फिर जब तक वो संभलता इमरान उसे गर्दन से दबो चुका था। तकलीफ की शिद्दत से ब्लैकमैन की आंखें बाहर को आने लगी। अगर अपने बॉस की जिंदगी चाहते हो तो मशीन गने फेंक दो, इमरान ने कराते हुए ब्लैकमैन के साथियों से कहा। ब्लैकमैन के साथियों ने बेबसी से ब्लैकमैन की तरफ देखा। अपनी गने फेंक दो, ब्लैकमैन के हलक से हरहराती हुई आवाज़ निकली। दूसरे ही लम्हे ब्लैकमैन के साथियों ने अपनी अपनी गने कमरे के वस्त में उछाल दी। ये देखकर सफदर, कैप्टन मंसूर और जूलिया मशीन गनों की तरफ लपके। दूसरे ही लम्हे मशीन गने उनके हाथों में थी और मुजरिम उनके निशानों की जद में थे। 1 मिनट में बाजी पलट गई थी। ब्लैकमैन के साथी हैरत से ये मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर बेबसी छाई हुई थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हालात इतनी तेजी से पलटा खा जाएंगे, और ये सब इमरान की वजह से हुआ था। क्यों मिस्टर ब्लैकमैन, अब तुम्हें मौत से कौन बचा सकता है? क्या एक लम्हा पहले हम मौत से इतना करीब नहीं थे? इमरान के लहजे में दरिंदगी और खूनहुआरी नुमाया थी। इमरान किस कदर खौफनाक लहजा देखकर सफदर, जूली और कैप्टन मंसूर भी लरज उठे। फिर इमरान ने ब्लैकमैन की गर्दन को छोड़ते हुए परे उछाल दिया। ब्लैकमैन को परे उछालने से पहले इमरान की जेब से माइक्रो फिल्म निकाल चुका था। अब सूरत हाल ये थी कि ब्लैकमैन और उसके साथ ही सीक्रेट सर्विस के नरगे में थे। कैप्टन, तुम इन दोनों को घन की जात में रखो, मैं जरा ब्लैकमैन से निमट लूँ, इमरान ने कहते हुए ब्लैकमैन पर चढ़ दौड़ा। ब्लैकमैन अपनी तरफ इमरान को आता देखकर अपनी जगह से उछला। इमरान अभी फिजा में ही था कि ब्लैकमैन उससे आ टकराया। दूसरे ही लम्हे इमरान का हाथ तेजी से घूमा और ब्लैकमैन के हलक से गुटी गुटी सी चीख निकल गई और वो लटकर नीचे गिर पड़ा। इतने में इमरान ऐन उसके सर पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि ब्लैकमैन संभलता, इमरान अपनी जगह से उछला और उसके दोनों पैर ब्लैकमैन के सीने से टकराए। ब्लैकमैन के हलक से निकलने वाली चीख उसकी तकलीफ की गुमाजी करते चले गए। इमरान ने ब्लैकमैन को गिरबान से पकड़कर उठाया। फिर उसने इसी हाथों पर उठाकर बुलंद किया और घुमाते हुए पूरी कुव्वत से सामने की दीवार पर उछाल दिया। ब्लैकमैन के हलक से निकलने वाली आखिरी चीज बड़ी लरज़ाहेज़ जो उसकी खोपड़ी रेजा रेजा हो गई थी। ब्लैकमैन के साथ अपनी बात को इतना भयानक अंजाम देकर लरस के अब इमरान गराते हुए शिरार पर हमलावर हुआ। शिरार सहमा सहमा पीछे हटा। नहीं, खुदा के लिए मुझे कुछ मत कहना, शिरार ने चलाते हुए कहा इल्तिजाई अंदाज में। इमरान से कहा। इमरान गरा कर बोला, तुम्हें जिंदा छोड़ देना मेरे करीब मुल्क से गद्दारी हो। इमरान अब तो मुल्क से गद्दारी नहीं कह सकता। ये कहते हुए इमरान शिरार पर झपट पड़ा। दूसरे ही लम्हे शिरार की गर्दन इमरान के हाथों के शिकंजे में फंस चुकी थी। मुझे मत मारो, इमरान, शिरार की हलक से हरहराती हुई आवाज़ निकली। तकलीफ से उसकी आंखें बाहर उबल आई थीं, मगर इमरान को इन बातों की क्या परवाह थी। शिरार की गर्दन पर इमरान के हाथों का दबाव बढ़ता चला गया। एक लम्हे के लिए शिरार के जिस्म झटका खाकर तड़पा, फिर साकत हो गया। इमरान ने दांत पीसते हुए शिरार के बेजान जिस्म को नीचे फेंक कर फिरोज शरल की तरफ बढ़ा। इमरान साहब, इसे तो जिंदा छोड़ दे, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने इसका अचार डालना है? इमरान ने हिमकाना अंदाज में पूछा। नहीं, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर इससे मुर्ग चने की रेड़ी लगवानी है? नहीं, कैप्टन मंसूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो कैसे जूते पॉलिश कराओगे? इमरान ने चलाकर पूछा। नहीं इमरान साहब, ये भी नहीं, कैप्टन मंसूर ने कहखा लगाकर जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम्हें इसकी बारात में शिरकत करनी होगी, इमरान का लहजा तंजिया था और कैप्टन मंसूर के चेहरे पर हफ्की के आसार फैलते चले गए, जबकि जूली और सफदर ये गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इमरान साहब, मेरा मतलब था कि मुजरिमों को हमारे पास कोई निशान भी तो रहना चाहिए, कैप्टन मंसूर ने खसियाना होकर कहा। अच्छा, ये तो तुम पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देते तो मैं एक आध मुजरिम तुम्हारी मतहती में दे देता, इमरान ने मुसम्मी सूरत बनाकर कहा और जवाब में कहकहा गूंजता चला गया। अब तो गैर मुल्की गुस्से से पागल हो गया। उसने जल्दी से अपना हंजर निकाला और वहशियाना अंदाज में इमरान की तरफ पड़ने लगा। इमरान उसके हंजर पकड़ने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो कोई मामूली हंजर नहीं। इधर गैर मुल्की की आंखों में वहशियत नाच रही थी और दूसरी तरफ इमरान मुतमईन खड़ा था। गैर मुल्की हंजर पकड़े चलाता हुआ इमरान पर झपटा। इमरान जल्दी से दाएं तरफ झुका। इसके साथ ही गैर मुल्की भी दाएं तरफ झुक गया, मगर इमरान भी जल्दी से लट्टू की तरह घूम गया। गैर मुल्की उसकी बाएं तरफ झुकते ही वार कर चुका था, मगर इमरान के घूम जाने की वजह से हंजर उसके पास से गुजर गया और इमरान ने घूमते ही गैर मुल्की के हंजर वाले हाथ पर हाथ मारा। दूसरे ही लम्हे गैर मुल्की का जिस्म उछलता हुआ इमरान के ऊपर से उसकी पुश्त पर जा गिरा। इमरान उसके हंजर वाले हाथ को मखसूस अंदाज में मोड़ दिया था। गैर मुल्की के हलक से निकलने वाली चीख बड़ी दिलहराश थी। उसका बाजू कंधे से उखड़ चुका था। जैसे ही गैर मुल्की नीचे गिरा, इमरान ने उस पर छलांग लगा दी। इमरान के दोनों पांव पूरी कुव्वत से गैर मुल्की के सीने पर पड़े थे और गैर मुल्की के हलक से एक चीख निकल गई। इमरान ज़रब लगाते ही एक मरतबा फिर मुड़ा। अब उसने इसकी पसलियों में जोर से ज़रब लगाई और गैर मुल्की जख्मी भैंसे की तरह टकराने लगा। अब इमरान ने गैर मुल्की का दूसरा हाथ पकड़कर झटका दिया और गैर मुल्की के हलक से एक हैबतनाक चीख खारिज हुई।
उसका दूसरा बाजू भी कंधे से उखड़ चुका था और गैर मुल्की बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके दोनों बाजू बेकार हो चुके थे और फिर वो अजनबी बेहोश हो गया। इमरान ने बेहोश गैर मुल्की को उठाकर कंधे पर लादा और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। कार के करीब पहुंचकर उसने गैर मुल्की को कार में फेंका, फिर वह जयकाल की तरफ मुतवज्जे हुआ। जयकाल की हालत काफी तशवीशनाक थी। इमरान ने झुककर उसकी नब्ज टटोली। नब्ज की रफ्तार बहुत मध्यम थी। इमरान चंद लम्हे जयकाल के बेहिस्सो हरकत जिस्म को देखता रहा। जयकाल की ये हालत खून काफी मिकदार में बह जाने की वजह से हुई थी। अगर दरमियान में ये गैर मुल्की ना कूद पड़ते तो वो जयकाल को बर वक्त भी इमदाद पहुंचाने में कामयाब हो जाता। फिर देखते ही देखते जयकाल की नब्ज रुक गई और उसका दिल भी साकत हो गया और वो मर गया। इमरान तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसका जहन मुंतशिर हो रहा था। वो पहले ही माइक्रोफिल्म की वजह से बेहद परेशान था। अब उसके पास पूछगिछ के लिए ये गैर मुल्की ही रह गया था और इमरान इसे खोना नहीं चाहता था। इमरान जल्दी से अपनी कार में सवार हुआ। कार स्टार्ट करते ही वो शहर की तरफ रवाना हो गया। शहरी हदूद में दाखिल होते ही इमरान कार का रुख दानिश मंजिल वाली सड़क पर कर दिया। कार तेजी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। दानिश मंजिल का हनी गेट के करीब पहुंचकर इमरान ने मखसूस अंदाज में कार का हॉर्न बजाया। इसके साथ ही दानिश मंजिल का हनी गेट खुलता चला गया। इमरान कार कंपाउंड में रोक कर नीचे उतरा। ब्लैक सीरो से बरामदे में ही मिला था। उसने स्क्रीन पर इमरान की कार को देख लिया था। ब्लैक सीरो को देखते ही इमरान बोला, प्यारे काले सिफर, इसे उठाकर गेस्ट रूम में चल लो। ये सुनते ही ब्लैक जीरो कार की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोलकर बेहोश शख्स को उठाकर कंधे पर लादा और गेस्ट रूम की तरफ रवाना हो गया। इमरान ऑपरेशन रूम से होता हुआ अपनी खुफिया लेबॉर्ट्री की तरफ चल पड़ा। लेबॉर्ट्री में पहुंचकर उसने एक अलमारी खोलकर एक महलूल की शीशी निकाली। फिर उसने एक सिरिंज उठाई। वो महलूल सिरिंज में भरने लगा। इमरान के पास वक्त कम था, इसलिए महलूल इस गैर मुल्की के जिस्म में इंजेक्ट करके उसकी कुव्वत इरादी माउफ करके उससे इनसे तमाम मालूमात हासिल करना चाहता था। इमरान इंजेक्शन लेकर गेस्ट रूम में आ गया। अब गैर मुल्की को ब्लैक जीरो सोफे पर लटा चुका था। इमरान ने इंजेक्शन इस गैर मुल्की के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। चंद ही लम्हों में गैर मुल्की के जिस्म में हरकत पैदा हुई और इसने कसमसाकर आंखें खोल दी। इसके साथ उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात फैलते चले गए। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने उसे कराहते हुए देखकर पूछा। तुम मुझसे कुछ नहीं बुलवा सकते, बॉस तुमसे बड़ा भयानक इंतकाम लेगा। मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही गैर मुल्की ने अपने जबड़ों को मखसूस अंदाज में झटके दिए। इससे पहले कि इमरान उसका मुंह खोल कर देखता, गैर मुल्की का सर एक तरफ ढलक गया और उसके मुंह से नीले रंग के बुलबुले निकलने लगे। जूलिया हुनहार शेरनी की तरह दरवाजे की तरफ लपकी। उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और खुद एक तरफ हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। इसके सामने कैप्टन मंसूर खड़ा था। हैरियत मिस जूलिया। जवाटा कैप्टन बाबर को उठाकर इमरजेंसी फायर क्रॉस करके गया है। वो अपने हेडक्वार्टर जा रहा है। तुम फौरन उसका ताकुब करो। अगर मुजरिम अपनी आंखों से ओझल हो गए तो बहुत बुरा होगा। मेरा ख्याल है अब माइक्रोफिल्म तलाश करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तुम फौरन निकल चलो। जूलिया ने कैप्टन मंसूर को देखते हुए कहा। आप फिक्र न करें मिस जूलिया, मैंने जवाटा की कार के नीचे टैली मैग्नम लगा दिया है। वो बचकर कहाँ जाएगा? इस गैर मुल्की और जवाटा का ताल्लुक डेथ ग्रुप से है। मैंने इसे बेहोश कर दिया है। तुम इसे उठाकर इस रास्ते से कार तक ले चलो। जूलिया ने तेज लहजे में कहा और कैप्टन मंसूर सर हिलाते हुए फ्लैपर पर झुका। दूसरे ही लम्हे फ्लैपर उसके कंधों पर मौजूद था। वो इसे लेकर निकल गया। जूलिया भी उसके साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। कैप्टन मंसूर ने फ्लैपर को जूलिया की कार में फेंका, फिर जूलिया से मुहातिब हुआ। मिस जूलिया, मैं जवाटा के ताकुब में जा रहा हूँ। आप इसे लेकर दानिश मंजिल पहुंच जाए, मैं भी वहीं आपसे मिलूंगा। जूलिया ने सर हिलाते हुए इग्निशन में चाबी घुमाई। कार स्टार्ट होते ही वो इसे लेकर होटल के कंपाउंड से बाहर आ गई। अब कार का रुख दानिश मंजिल की तरफ था। थोड़ी ही देर बाद वो दानिश मंजिल के गेट के पास मौजूद थे। उसने कार से नीचे उतरकर 3 बार मखसूस अंदाज में बल दी और कार में आ बैठी। उसके साथ ही दानिश मंजिल का गेट खुद बहुत खुलता चला गया। जूलिया कार दानिश मंजिल के कंपाउंड में ले आए। फिर उसने कार से नीचे उतरकर बेहोश फ्लैपर के जिस्म को घसीट कर बाहर निकाला। जूलिया, ये कौन है? इसी लम्हे किसी गोशे से X2 की आवाज आई। बस ये डेथ ग्रुप का रुकन फ्लैपर है। मैं इसे बेहोश करके यहाँ तक लेकर आई हूँ। इसके एक साथी के ताकुब में कैप्टन मंसूर गए हुए हैं, जो कैप्टन बाबर को अगवा करके ले गया है। जूलिया ने तफसील बताई। जूलिया, तफसील बताओ। X2 के लहजे में गराहट थी और बेचारी जूलिया सहम कर सारी तफसील बताने लगी। वेरी गुड, तुम वाकई अपनी आंखें खुली रखती हो। अब तुम कार लेकर अपने फ्लैट पर चले जाओ, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। X2 ने तेज लहजे में कहा और बेचारी जूलिया वापस अपनी कार की तरफ मुड़ी। दूसरे ही लम्हे वो अपनी कार में बैठी दानिश मंजिल के हार्जी दरवाजे की तरफ जा रही थी। फ्लैट के करीब पहुंचकर उसने कार रोकी और नीचे अपने फ्लैट में दाखिल हो गई। फिर वो अपने बेडरूम में आई। सेफ से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर कैप्टन मंसूर की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगी। सिलसिला मिलते ही वो बोली, हेलो जूलिया, कॉलिंग मंसूर, ओवर। यस मंसूर स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन मंसूर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मंसूर, लोकेशन बताओ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूँ, ओवर। जूलिया बोली, मैं इस वक्त डिफेंस के इलाके में हूँ, 0 पॉइंट के पास, जहाँ इस गैर मुल्की की कार मौजूद है जिसमें मैंने टैली मैग्नम लगाया था। मगर कैप्टन बाबर और जवाटा गायब है। मैं उनका हेडक्वार्टर तलाश कर रहा हूँ, ओवर। कैप्टन मंसूर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। फिर दोनों मिलकर उनका हेडक्वार्टर तलाश करेंगे, ओवर एंड ऑल। जूलिया ने सिलसिला मुनक़िता करते हुए कहा। फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके सेफ में रखा और फ्लैट से बाहर आ गई। दूसरे ही लम्हे वो अपनी कार में बैठी डिफेंस की तरफ रवा दवा थी।
इमरान सलोनी बार में दाखिल हुआ। इस बार का मालिक चार्ली इसका दोस्त था, बल्कि उसका एहसान यार। इमरान माइक्रोफिल्म की वजह से बेहद परेशान था। इस माइक्रोफिल्म की गुमशुदगी के साथ साथ अब मुल्क में तहरीबकारी भी जोर पकड़ती जा रही थी। इस सिलसिले में मुजरमों की सरकूबी के लिए इमरान ने बड़ी दौड़ धूप की थी और उसे इस सिलसिले में कुछ कामयाबी भी मिली थी, मगर फिर वो दोबारा जीरो पर आकर अटक गया था। वो डेथ ग्रुप के एक रुकन को पकड़कर दानिश मंजिल भी ले आया था, मगर उसने बताने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। और इधर सर सुल्तान इमरान की जान को आ गए थे और इमरान बेचारा इन चक्रों में घन चक्कर बन के रह गया था। फिर उसे एक अलमिया का एक सिरा मिला। उसे एक ऐसे जेब कतरे की खबर मिली जिसने जोफ्यालों के हुक्म से एक आदमी का बटवा उड़ा लिया था। फिर वो आदमी और जोफ्यालों की तलाश में निकल खड़ा हुआ, मगर उसे भी यहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा। बिलाहिर कुछ सोच कर उसने अपने एक साबिक जराइम पेशा दोस्त चार्ली के पास जाने का फैसला कर लिया। चार्ली जो कभी जराइम पेशा था, बड़े बड़े जेब कतरे उसका धम भरते थे, मगर अब तो चार्ली ये सब कुछ छोड़ चुका था, मगर कभी कभी वो इन चक्रों में उलझ जाता था। चार्ली का नाम जहन में आते ही इमरान एक हौसले से उसके बार की तरफ आ गया था। उम्मीद की किरण उसके दिल में रोशन थी, शायद चार्ली इस सिलसिले में उसकी कुछ मदद कर सके। चार्ली का ताल्लुक किसी ज़माने में जेब कतरों से रहा था। वो अब भी कभी कभी ऐसी वारदातें करता था और इस काम के लिए उसने कुछ आदमी मुलाजिम रखे हुए थे। शायद चार्ली उसे इस जेब कतरे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। यही सोचकर वो चार्ली के बार में चला आया था। बार में आते ही वो एक वेटर से मुखातिब हुआ। चार्ली से कहो प्रिंस आया है। ओ आप प्रिंस ज़ीरो, आइए मेरे साथ। वेटर प्रिंस ज़ीरो का सुनते ही इमरान से बोला। फिर वो इमरान को लेकर एक राहदारी में आ गया। राहदारी के इख्तिताम पर वो एक दरवाजे के करीब पहुंच गया। फिर उसने दरवाजे पर महसूस अंदाज में दस्तक दी। आ जाओ अंदर से एक भारी भरकम आवाज़ उपरी और वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। ओ तुम प्रिंस, तुम? कमरे में मौजूद चार्ली उसे देखकर खुशी से बोला। हाँ चार्ली, मैं प्रिंस ज़ीरो। इमरान थके थके लहजे में जवाब दिया। प्रिंस तुम काफ़ी थके हुए मालूम होते हो, चार्ली ने पूछा। हाँ चार्ली, मैं इन दिनों कुछ परेशान हूँ, शायद मेरी परेशानी का इलाज तुम्हारे पास हो, यही सोचकर मैं यहाँ चला आया हूँ। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। मेरे पास? प्रिंस ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपकी परेशानी का इलाज मेरे पास है तो मैं अपनी जान देकर भी इस परेशानी से आपको निजात दिलाऊंगा। मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात होगी। प्रिंस आप हुक्म करें। चार्ली जज्बाती होता चला गया। चार्ली जज्बात से काम नहीं चलेगा, हमें होशो खुर्द से काम लेना होगा। इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाते हुए जवाब दिया। प्रिंस आप हुक्म तो करें, चार्ली तो आपके लिए जान की बाजी भी लगा देगा। चार्ली ने इस बार नर्म लहजे में कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, फोन की घंटी बज उठी। चार्ली ने चौंक कर रिसीवर उठाया। यस चार्ली स्पीकिंग। रिसीवर उठाते हुए उसने गर्जदार लहजे में कहा। फिर चंद लम्हे वो दूसरी तरफ से सुनता रहा। नहीं अभी तक तो नहीं पता चला, मेरे आदमी तलाश में मसरूफ है, जल्द ही फिल्म का सुराग मिल जाएगा, चार्ली ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिल्म का सुनते ही इमरान के जहन में धमाके से होने लगे। वो जोंकर सीधा हुआ। इतने में एक मरतबा फिर फोन की घंटी बाज उठी। चार्ली ने बेदली से रिसीवर उठाया। चार्ली स्पीकिंग, चार्ली ने उसी लहजे में कहा। बास एक गुड न्यूज़ है, बटवा उड़ाने वाला जेब कतरा हमने ट्रेस कर लिया है। वो इस वक्त शदीद जख्मी है। उसे तहकीकात करने पर पता चला है कि वो बटवा लेकर अपने फ्लैट में चला गया था। बटवे में एक माइक्रो फिल्म भी थी जो प्लास्टिक की एक थैली में बंद थी। फिल्म देखते ही वो इसे अपने पास तक पहुंचाने के लिए बाहर निकला, मगर रास्ते में से एक गैर मुल्की ने ट्रेस कर लिया। उसने इस पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया। फिर उसकी जेब से वो बटवा निकाल कर उसमें से फिल्म निकाली और बटवा वहीं उसके करीब फेंक दिया। हैरत की बात यह है कि उसने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा ख्याल है कि हमारी इस पार्टी फिल्म के हमें 2 लाख देने की पेशकश कर रही थी। बहरहाल तुम वो बटवा जल्द से जल्द मुझ तक पहुंचा दो। हरी अब चार्ली का लहजा मुतफक्किराना था। इधर इमरान फिल्म का सुनकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंगी। उसने चार्ली से इस फिल्म के मुतालिक इस्तफसार किया और चार्ली ने उसे सारी बात बता दी। अब तो इमरान पर जोश की कैफियत तारी हो गई। चार्ली मुझे फौरन इस जेब कतरे के पास ले चलो, इमरान ने चार्ली से कहा। चार्ली ने रिसीवर उठाकर किसी के नंबर डायल किए। फिर वो फोन पर कुछ हिदायत देने लगा। फोन बंद करने के बाद वो बोला। प्रिंस आप आराम करे, वो जेब कतरा यहीं कहीं पहुंच जाता है। ठीक है चार्ली, तुम फौरन मेकअप बास मुझे मंगवा दो, मैं अपना हुलिया तब्दील करना चाहता हूँ, इमरान ने बेताबी से कहा। इमरान की बात सुनकर चार्ली ने इंटरकॉम पर कुछ हिदायत दी। फिर वो इमरान से मुखातिब हुआ। प्रिंस क्या ये कोई खास फिल्म है जिसके लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अलावा दीगर तंजीमें भी सरगर्म अमल हैं? हाँ चार्ली, ये फिल्म हमारे मुल्क के लिए बेहद अहम है। अगर ये वही फिल्म है तो इस पर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इस फिल्म में पोशीदा है। और ये सुनते ही चार्ली हैरत ज़दा रह गया। कुछ ही देर बाद मेकअप का सामान इमरान को मिल गया। इमरान ने फौरन अपना लिबास और हुलिया तब्दील किया। फिल्म का सुनते ही इमरान के असाब फौलाद के हो गए थे। उनके चेहरे पर एक हिजानी कैफियत आ रही थी। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बटवा था। इसने वो बटवा चार्ली के सामने मेज़ पर रख दिया। इससे पहले कि चार्ली बटवा उठाकर देखता, इमरान ने झपट कर बटवा उठाया और उसे खोल कर देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह पर उछल पड़ा। चार्ली जल्दी करो, देर करना हमारे लिए खतरनाक होगा, इमरान ने भागते हुए चार्ली से कहा। दूसरे ही लम्हे चार्ली भी भागता हुआ उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही इमरान कार की तरफ बढ़ा। फिर जल्द ही वो कार में दोनों सवार थे। इमरान ने कार स्टार्ट करते ही उसे गियर में डाला और बर्फ रफ्तारी से उसे दौड़ता हुआ सड़क पर ले आया। अब वो सड़क पर कार तेजी से चलाने लगा और तूफान की तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद एक सफ़ेद संगमरमर की बिल्डिंग के सामने जाकर कार रोक दी गई। बिल्डिंग से कुछ फासले पर एक नीले रंग की कार खड़ी हुई थी। दूसरे ही लम्हे बिल्डिंग से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला।
और तेजी से इस नीली कार की तरफ बढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे वो कार में सवार हो गया। फिर वो कार तूफान की तरह आगे बढ़ी। इमरान ने भी फासला देकर इस कार का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। नीले रंग की कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई गुलिस्तान कॉलोनी की कोठी नंबर 114 के गेट के अंदर दाखिल हो गई। अब इमरान ने अपनी कार एक दरख्त के करीब रोकी। फिर वो कार से नीचे उतर आया और चार्ली से बोला, हम इस कोठी के अंदर दाखिल होना है, मगर नहायत होशियारी के साथ, किसी की नज़रों में आए बगैर। ठीक है प्रिंस, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा, चार्ली ने सरगोशी से जवाब दिया। फिर वो दोनों कोठी की पुश्त की तरफ बढ़ने लगे। जब इस कोठी की पुश्त पर पहुंचे तो इमरान को एकदम खतरे का एहसास हुआ। इस कोठी को नामालूम अफराद ने घेरे में ले रखा था। बाकायदा मोर्चाबंदी की गई थी। इमरान 4 लम्हे दीवार के साथ दुबका बैठा रहा। फिर वो चार्ली से मुहातिब हुआ, तुम यही रुको, मैं अकेला ही कोठी में दाखिल होता हूँ। ये कहकर इमरान बाएं बाग की दीवार फांद कर अंदर चला गया। कोठी के अंदर लाइटें रोशन थी और अंदर लोगों के चलने फिरने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। अब इमरान मतलाशी नज़रों से कोठी में दाएं बाएं देखने लगा। फिर जल्द उसे एक पानी का एक पाइप नजर आ गया जो ऊपर छत की मुंडेर तक जा गया था। इमरान दबे पांव कोठी के इस हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। इस तरफ कदरे अंधेरा था, इसीलिए इमरान की चेक किए जाने के इम्कानात बहुत कम थे। इमरान जल्द ही पाइप तक पहुंच गया। फिर दूसरे ही लम्हे वो पाइप के साथ चिमटा ऊपर की तरफ रेंगने लगा। छत पर पहुंचते ही वो मंडेर के साथ लटक गया और बारीक बीन नजरों से जायजा लेने लगा। अचानक लोगों की चीहो पुकार की आवाजें आने लगी और पूरी कोठी सर्च लाइटों की रोशनी में नहा गई। साथ ही कोठी के अंदर फायरिंग शुरू हो गई। वो तो गोया जंग शुरू हो गई। इमरान सिर बड़बड़ाया। फिर इमरान के देखते ही देखते कोठी के लॉन में जंग शुरू हो गई। कई सियापोश एक दूसरे से गथम गथा थे। फिर चंद साए कोठी की दीवार पर नमूदार हुए और माहौल शदीद फायरिंग से गूंज उठा। दूसरे ही लम्हे इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो हमलावरों के अंदाज से ही समझ गया था कि आने वाले पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान है। फिर देखते ही देखते सीक्रेट सर्विस के अरकान सियापोशों पर छा गए। अचानक इमरान चौंक पड़ा। उसने एक आदमी को जीने की तरफ आते देखा। साथ ही फिजा में गिड़गिड़ाहट की आवाज़ गूंजी। इमरान ने जल्दी से आसमान की तरफ देखा। उसे एक छोटा सा हेलीकॉप्टर कोठी की छत की तरफ आता दिखाई दिया। दूसरे ही लम्हे हेलीकॉप्टर से एक रस्सी की सीढ़ी नीचे गिरी। इमरान लपक कर छत की तारीक जगह पर रुपोश हो गया। इतने में वो लंबा तड़ंगा आदमी भागता हुआ छत पर आया और सीढ़ी की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगा। अब तहीर करना इमरान के लिए नुकसानदेह था। वो राइफल से निकली गोली की तरह इस लंबे आदमी की तरफ लपका और इसके पांव से चिमट गया। हेलीकॉप्टर तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। वो लंबा आदमी इमरान के झपटने से बौखला गया था। उसने सीढ़ी से अपना एक हाथ हटाया। शायद वो जेब से रिवॉल्वर निकालना चाहता था, मगर ऐन इसी लम्हे हेलीकॉप्टर ने एक झटका खाया। लंबे आदमी का हाथ सीढ़ी से अलग हो गया और वो दोनों राइफल से निकली गोली की तरह जमीन की तरफ गिरने लगे। ब्लू स्टार की कार जैसे ही कोठी के पोर्च में रुकी, वो कार से उतरकर कोठी के अंदर दाखिल हो गया। इसके बरामदे तक पहुंचते ही कमरे से एक नौजवान बाहर निकला। वो फिल्म कहाँ है? नंबर 13, ब्लू स्टार ने तेज लहजे में पूछा। बास फिल्म बिल्कुल महफूज है, मैं उसे इमरजेंसी सेफ में मुकफ्फल कर रखा है, नंबर 13 ने जवाब दिया। ओके 13, मुझे फ़ौरन इमरजेंसी सेफ के पास ले चलो, मैं फिल्म हासिल करके जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। बहुत से दुश्मन इस फिल्म के हसूल के लिए सरगर्दा है, ब्लू स्टार ने कहा। फिर दोनों एक कमरे में दाखिल हो गए। नौजवान ने स्विच बोर्ड पर नस मुख्तलिफ बटनों में से एक बटन प्रेस किया। दूसरे ही लम्हे कमरे की सामने की दीवार अपनी जगह से हटती चली गई और वहाँ एक हला नमूदार हो गया। दोनों इस हला की तरफ बढ़े। अब उनके सामने एक कॉरिडोर थी। दोनों बेधड़क इस कॉरिडोर में दाखिल हो गए। चंद कदम चलने के बाद कॉरिडोर के सामने की एक दीवार आ गई। दीवार के साथ एक मजबूत आहनी सेफ नस्ब था। सेफ पर एक सुर्ख बल्ब स्पार्क कर रहा था। नौजवान ने जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी डिबिया निकाली और सेफ के दरवाजे के साथ लगा दी। इसके साथ ही सुर्ख बल्ब की रोशनी सब्ज रंग में तब्दील हो गई और सेफ का दरवाजा खुलता चला गया। नौजवान ने जल्दी से सेफ में से एक प्लास्टिक की थैली निकाली जिसमें माइक्रोफिल्म D3 मौजूद थी। प्लास्टिक की थैली देखते ही ब्लू स्टार ने झपट कर नौजवान के हाथ से थैली और इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंग गई। बिल्कुल यही फिल्म है, ब्लू स्टार ने खुशी से झूमते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो फिल्म जेब में रखता, उनकी पुश्त पर एक रख्त आवाज गूंजी, खबरदार फिल्म मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। दोनों ने पलट कर देखा। उनकी पुश्त पर एक ऊंचा लंबा नकाबपोश हाथों में स्टेन गन लिए खड़ा था। कौन हो तुम? ब्लू स्टार ने गुस्से से फंकारते हुए कहा और शायद ये सुनते ही नंबर 13 ने कोई हरकत करने की कोशिश की थी। नकाबपोश की गन से गोलियां बारिश के कतरों की तरह फैली थीं और बेशुमार गोलियां उनके जिस्मों में दाखिल हो गईं। 13 के हरक से निकलने वाली आखिरी चीख बड़ी भयानक थी। अब नकाबपोश ने गन का रुख ब्लू स्टार की तरफ कर दिया। दूसरे ही लम्हे कमरा एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा और ब्लू स्टार लट्टू की तरह घूमा, फिर जमीन पर ढेर हो गया। फिल्म उसके हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क रही थी। नकाबपोश ने झुककर फिल्म उठाई, फिर कॉरिडोर से बाहर आया। फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। नकाबपोश ने फिल्म जेब में रखी, वो सीने की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने अपनी घड़ी का बंद बटन खींचकर बाहर निकाला। हेलो हैंग्री फॉक्स ओवर, नकाबपोश ने घड़ी मुँह के करीब करते हुए कहा। यस एयर स्क्वाड दिस एंड ओवर, दूसरी तरफ से बारीक सी आवाज़ सुनाई थी। तुम हेलीकॉप्टर लेकर इस कोठे की छत पर ऊपर पहुंचो। ओवर। ओके बास ओवर। हाँ, छत पर ज़्यादा नीचे ना आना। ओवर। बस इसकी सीढ़ी नीचे लटका देना। हैंग्री फॉक्स ने विंड बटन दबाकर राब्ता किया। उसका दिल बिलियों उछल रहा था। वो माइक्रोफिल्म हासिल करने में कामयाब हो चुका था। 4 लम्हों बाद वो छत पर पहुंच गया। छत पर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर नमूदार हो चुका था और उससे एक रस्सी की सीढ़ी नीचे लटक रही थी। हैंग्री फॉक्स भागकर सीढ़ी की तरफ लपका। दूसरे ही लम्हे वो सीढ़ी पर चिमट कर ऊपर बढ़ने ही लगा था।
हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था। अचानक हैंगरी फॉक्स के जिस्म को एक झटका लगा। किसी ने नीचे से उसकी दोनों टांगों को पकड़ लिया था। ये सूरत हाल हैंगरी फॉक्स के लिए इंतहाई खतरनाक थी। अब उसने सीढ़ी पर से अपना एक हाथ हटाया और रिवॉल्वर निकालने के लिए जेब से हाथ डाला। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर को एक झटका लगा और उसकी सीढ़ी से इसका दूसरा हाथ भी छूट गया। दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली और दोनों के जिस्म तेजी से नीचे गिरने लगे। ब्लैक जीरो अपनी मखसूस कार से नीचे उतरा। इसके साथ ही एक स्टेशन वैगन सीक्रेट सर्विस के दीगर अरकान के साथ मौजूद थी। कोठी के बाहर फैले हुए मुसल्लह नौजवानों को देखते ही ब्लैक जीरो के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने साथियों को एहतियात से आगे बढ़ने का हुक्म दिया और खुद भी रिवॉल्वर निकाल कर आगे बढ़ने लगा। इधर जूलिया, कैप्टन मंसूर और सफदर पोजीशनें संभाले आगे बढ़ रहे थे। नुमानी और सदीकी के तनवीर के साथ उनके हाथों में स्टेन गनें मौजूद थी। फिर अचानक कोठी के गिर्द फैले मुसल्लह अफराद में से एक की नज़र उन पर पड़ गई। उसने फौरन अपनी स्टेन गन सीधी की। दूसरे ही लम्हे स्टेन गन से गोलियां तरतराती हुई निकली। सीक्रेट सर्विस के अरकान पहले से ही सूरत हाल के लिए तैयार थे। वो फौरन झुकाई देकर एक तरफ हट गए। फिर मोर्चा संभालते ही उन्होंने भी बाकायदा फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जोरों शोर से जारी था, पर फिजा चीहों की आवाज़ से गूंज उठी। दुश्मनों के कुछ आदमी फायरिंग की जद में आ गए थे। अब दूसरी तरफ से मुजाहमत कुछ कम पड़ गई थी, मगर गोलियों का तबादला जारी था। सफदर ने कैप्टन मंसूर और जूलिया को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। स्टेन गन उसने दांतों में दबा रखी थी। कभी कभी दोनों तरफ से फायरिंग होती और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती। सफदर रेंगता हुआ एक लंबा चक्कर काटकर हमलावरों की पुश्त पर पहुंचा। पर दूसरे ही लम्हे उसने स्टेन गन सीधी की। फायरिंग के साथ इंसानी चीहों की आवाज़ भी उभरी और तीन मुसल्लह आवर ज़मीन पर तड़पने भी लगे। फिर दूसरे ही लम्हे उनके जिस्म साकत हो गए। वेल डन मिस्टर सफदर, एक्स2 ने सफदर की तारीफ करते हुए फिर कहा। फिर एक्स2 दोबारा गोया हुआ। खबरदार कोठी से कोई बचकर ना जाने पाए, एक्स2 ने तहकुमाना लहजे में कहा। एक्स2 का तहकुमाना लहजा सुनते ही तमाम मेंबरान कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े। अब ब्लैक जीरो ने नाइट टेलीस्कोप आंखों से लगाई और कोठी में दाखिल होते ही अपने साथियों को देखने लगा। फिर अचानक उसे फिजा में हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक्स2 ने टेलीस्कोप की मदद से ऊपर की तरफ देखा। उसे फिजा में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर नजर आया। हेलीकॉप्टर से एक सीढ़ी नीचे लटकी हुई थी। फिर एक नकाबपोश तोड़ता हुआ आया और आकर सीढ़ी के साथ लटक गया। और ये तो बहुत बुरा हुआ। ब्लैक जीरो ने दांत किचकिचाए। दूसरे ही लम्हा ब्लैक जीरो को चौंका देने के लिए काफी था। जब उसने कोठी की छत पर एक और साये को भाग कर आते देखा, वो साया फुर्ती से आगे बढ़ा। फिर उसने रस्सी के साथ लटके हुए नकाबपोश की दोनों टांगों को पकड़ लिया और नकाबपोश खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए मचलने लगा, मगर दूसरे साये की भी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा था। ब्लैक जीरो हेलीकॉप्टर को अपने नाइट टेलीस्कोप की रेंज में रखे देख रहा था। फिर दूसरे ही लम्हे ब्लैक जीरो ने हैरत अंगेज मंजर देखा। दोनों साये रस्सी की सीढ़ी से लहता हो गए और कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिरने लगे। ब्लैक जीरो समझ गया कि अब उनका बचना नामुमकिन है। फिर ब्लैक जीरो जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ा। ब्लैक जीरो ने डैशबोर्ड का एक बटन दबाया। दूसरे ही लम्हे डैशबोर्ड से एक माइक झांकने लगा। फिर डैशबोर्ड से सफदर की आवाज़ उभरी। सफदर स्पीकिंग ओवर, एक्स2 स्पीकिंग। कोठी की छत से एक हेलीकॉप्टर उड़ा है। उसकी सीढ़ी के साथ जो इंसान लटके हुए थे, जो कहीं नीली झील के किनारे गिरे हैं, मैं उनकी तलाश में जा रहा हूँ। तुम भी फौरन वहाँ पहुंचो, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने इतलत में कहा। फिर उसने बटन ऑफ करके कार स्टार्ट की और पूरी कुव्वत से कार को दौड़ाता हुआ नीली झील की तरफ रवाना हो गया। इमरान के जिस्म को जैसे ही झटका लगा, उसने नकाबपोश के पाँव को छोड़ दिया। हवा के शदीद दबाव की वजह से इमरान के जिस्म अकड़ गया तो उसके असाब तन चुके थे। वो तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। दूसरी तरफ नकाबपोश खौफ से बेहोश हो चुका था। दोनों के जिस्म कलाबाजी खाते हुए नीचे गिर रहे थे। फिर इमरान ने फजा में कलाबाजी खाते हुए अपने जिस्म को मखसूस अंदाज में झटक दिया। इसका जिस्म कलाबाजी खाता हुआ झील की तरफ हो गया। फिर वो एक झपाके से झील में गिर गया। इसका जिस्म झील की गहराई में उतरता चला गया। इमरान ने अपने हवास मुजतमा किए। फिर वो हाथ पांव चलाते हुए तैरता हुआ झील की सतह पर आने लगा। चंद लम्हों बाद वो झील की सतह पर मौजूद था। झील की सतह पर आते ही उसने लंबे लंबे सांस लिए और फिर झील के किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। झील से बाहर आकर वो जमीन पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने उठकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसके कुछ ही फासले पर नकाबपोश की कुचली हुई मुस्सा शदा लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म के टुकड़े एक नीम दायरे में पड़े हुए थे। इमरान दौड़कर नकाबपोश के धड़ वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। उसने नकाबपोश की जेबें टटोली, मगर वहाँ फिल्म का कोई नामो निशान तक नहीं था। इमरान ने मायूसी से कंधे उचकाए। उसी लम्हे से फिजा में हेलीकॉप्टर की गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। हेलीकॉप्टर नीचे उतर आया था। इमरान दौड़कर एक दरख्त की ओट में छुप गया। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरते ही पायलट छलांग लगाकर नीचे उतरा। वो जल्दी से लाश की धड़ वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। फिर वो अजलत में उसकी जेबें टटोलने लगा। उसी लम्हे दूर किसी कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। कार की आवाज़ सुनते ही पायलट घबरा कर उठ खड़ा हुआ। फिर वो भागता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। हेलीकॉप्टर में सवार होते ही वो इसे उड़ाकर फिजा में ले गया। इतने में कार लाश के टुकड़ों के करीब आकर रुकी। कार देखते ही इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ये ब्लैक जीरो की कार थी। कार के रुकते ही ब्लैक जीरो नीचे उतरा। वो जल्दी से लाश की तरफ बढ़ा। उसने भी लाश की जेबें टटोली, मगर उसे भी मायूसी का सामना करना पड़ा। ब्लैक जीरो को देखते ही इमरान दरख्त की ओर से निकलकर बाहर आ गया। प्यारे काले सिफर, यहाँ क्या कर रहे हो? इमरान ने कहा। इमरान की आवाज़ सुनते ही ब्लैक जीरो ने मुस्कुराकर इमरान की तरफ देखा, गो के वो समझ क्या हो, मगर वो इसे आवाज़ की वजह से पहचान चुका था। ओ इमरान साहबा। ब्लैक जीरो के लहजे में बेयकीनी का आंसर था। आप हेलीकॉप्टर से गिरकर भी जिंदा हैं? ब्लैक जीरो दोबारा गोया हुआ। इतने में सफदर भी वहाँ पहुँच गया। वो इमरान को सुलिये में देखकर हैरान रह गया। इमरान साहब, फिल्म मिल गई क्या? सफदर ने पूछा। फिल्म इस नकाबपोश के लिबास की जेब में थी। वो यहीं कहीं गिरी होगी। हमें फौरन इस फिल्म की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, कहीं इस नकाबपोश का कोई साथी ना आ जाए। इमरान ने कहा।
फिर दोनों फिल्म की तलाश में मसरूफ हो गए। झील के किनारे दरख्तों की लंबी कतार थे। इमरान उछलता हुआ एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और दरख्त की इंतहाई ऊंचाई पर पहुंचकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा, मगर अंधेरा होने की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इमरान दरख्त से नीचे उतरा। ब्लैक जीरो ने अपनी कार से नाइट टेलीस्कोप निकालने के लिए कहा। इमरान ने जल्दी से ब्लैक जीरो कार की तरफ बढ़ा। दूसरे ही लम्हे वो कार से नाइट टेलीस्कोप निकालकर दोबारा इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों बाद वो दरख्त की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। एक मोटी सी शाख पर बैठकर इमरान टेलीस्कोप आंखों से लगाए और दूरबीन से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। अब उसे दूर दूर तक चीजें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे दिन की रोशनी फैली हो जमीन पर। उसे कहीं भी फिल्म दिखाई ना दी। अब इमरान ने दरख्तों का जायजा लेना शुरू कर दिया। नाइट टेलीस्कोप की मदद से उसे एक एक पत्ता साफ नजर आ रहा था। फिर अचानक इमरान के लब सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। उसके चेहरे पर एक खिजानी सी कैफियत आ रही थी। उसने टेलीस्कोप को नजरों से हटाया। उसे एक दरख्त पर माइक्रोफिल्म की प्लास्टिक की थैली नजर आ गई। अब इमरान जल्दी जल्दी दरख्त से नीचे उतरने लगा। दरख्त से नीचे आते ही वो पूरी कुव्वत से इसकी तरफ दौड़ पड़ा जहां उसने नाइट टेलीस्कोप की मदद से माइक्रोफिल्म की प्लास्टिक थैली देखी थी। दूसरे ही लम्हे वो बंदरों की तरह दरख्त पर चढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों बाद माइक्रोफिल्म की प्लास्टिक की थैली उसके हाथ में थी। अब इमरान जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा। अचानक गोलियों की तरतराहट की आवाज गूंजती चली गई। इमरान ने चौंक कर दाएं तरफ देखा। दो नकाबपोश हाथों में स्टेन गन लिए खड़े थे। उन्होंने बिलाशुबा फायरिंग ब्लैक जीरो और सफदर पर की थी, मगर ब्लैक जीरो और सफदर की बर्वक हाजिर दिमागी से नकाबपोशों का ये वार हाल ही गया था। अब ब्लैक जीरो और सफदर कार की पुश्त पर मोर्चा संभाले बैठे थे और फायरिंग में मसरूफ थे। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जोरों शोर से जारी था। इमरान सूरत हाल देखते ही दरख्त की ओट में हो गया। उसने जेब में से अपना रिवॉल्वर निकाला और नकाबपोशे पर फायरिंग शुरू कर दी। दूसरे ही लम्हे फिजा में एक इंसानी चीख की आवाज गूंजी और एक नकाबपोश जमीन पर तड़पने लगा। अब उनके मुकाबले में सिर्फ एक नकाबपोश रह गया था। फायरिंग अब भी मुसलसल जारी थी। इमरान फायरिंग रोककर गैर महसूस तरीके से दरख्तों की ओट लेता हुआ नीम दायरे की सूरत में नकाबपोश की तरफ बढ़ने लगा। नकाबपोश इस बात से बेखबर सफदर और ब्लैक जीरो पर फायरिंग कर रहा था। चंद ही लम्हों बाद इमरान की पुश्त पर पहुंच चुका था। अब इमरान ने एक तवील छलांग लगाई। दूसरे ही लम्हे नकाबपोश की गर्दन इमरान के शिकंजों में फंस चुकी थी और स्टेन गन उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर चुकी थी। इमरान अपने दोनों हाथों का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ाता चला गया। दूसरे ही लम्हे नकाबपोश की गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। इमरान ने नकाबपोश के मुर्दा जिस्म को नीचे फेंक और हाथ झाड़ता हुआ ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ने लगा। माइक्रोफिल्म उसकी जेब में मौजूद थी और चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैलती चली गई। और इसके साथ ही होता है यहाँ पे इस दिलचस्प सी सीरीज़ का खात्मा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी जल्द ही एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।